सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबने देख लिया होगा ग्रुप में। इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 अमेरिकन्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 6 हैव, मतलब ब्लड ग्रुप्स हैं वो, टाइप जो लिखा है, ब्लड ग्रुप ओ, 2 हैव ब्लड ग्रुप ए, 1 हैज ब्लड ग्रुप बी एंड 1 हैज ब्लड ग्रुप ए बी। तो तुम्हें एक टेबल दे रखा है ना क्वेश्चन 1 में। तो ये ब्लड ग्रुप का टाइप है, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। So like O, A, B and AB, the probability corresponding दे रखा है कि the chances of having blood O group है ना, या so उसका चांस 0.44 है। ब्लड ग्रुप का टाइप A होगा, अगर उसका चांस 0.42 है। ब्लड ग्रुप B का चांस 0.10 है, AB का 0.04 है। तो पूछ रहा है कि इन द रैंडम सैंपल ऑफ 10 अमेरिकन, सो सैंपल का साइज 10 है, मतलब हमने एक्सपेरिमेंट 10 टाइम किया, नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 हैव ओ ब्लड ग्रुप है ना, 2 हैव, सो x1 यू कैन इमेजिन नंबर ऑफ अमेरिकन्स और पर्सन्स with blood type O है ना, x2 you can consider with blood type A, x3 you can consider with blood type B and x4 you can consider blood type AB. Okay. तो तुमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू प्रोबेबिलिटी दैट x1 इज 2 है ना, x1 इज 6, x2 is 2, x3 is 1 and x4 is 1. आगे आंसर सबका। तो पहले का तो सबका आ गया होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन x1 फैक्टोरियल, x2 फैक्टोरियल, x3 फैक्टोरियल, x4 फैक्टोरियल। सम कितना है 6 + 1 + 1, तो सम 10 हो गया। यस P1 मतलब अब पुट कर लो ना, P1 raised to power 6 0.44 to the power 6 ये होगा 0.44 raised to power 6 and 0.4 to the power 2 इस तरीके से 0.10 and 0.04 and 0.04 पावर 1। तो ये आंसर होगा, ठीक है, मतलब सिंप्लीफाई नहीं करना, तो ये सबका आ गया होगा। ओके, yes सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 2 था, सो yes 2 का an urn contains 8 red, 3 yellow, 9 white, 6 balls are drawn randomly with replacement. So what is the probability that 2 are red, 1 is yellow? बताओ, कोई आंसर बताओ जिसका है। 20 factorial 20 factorial by factorial 2 factorial 1 factorial 3 8 by 20 to the power 2 आगे
8/20 अच्छा हाँ 8/20 to the square, हम्म 1/20, हम्म 9/20 to the power 3. 9/20 Yes sir. ओके और यहाँ सर ये नीचे जो है फैक्टोरियल 14 भी होगा अच्छा यहाँ सबसे 14 नीचे। ओके। हाँ और इधर है 2/20 to the power 14, 9/20 का क्या पावर हुआ 3। 3 हाँ और 2/20 to the power 14, 2/20 की 20। पावर ओके। ये तुम्हारा आंसर। हाँ जी किसी और थर्ड क्वेश्चन वाला लगा रहा है? अभी सेकंड का ही डिस्कस करते हैं पहले। सेकंड का आंसर सबका यही आ रहा है क्या? अब प्रॉब्लम क्या है जिसका अलग आ रहा होगा तुम्हें शक हो रहा होगा तुम्हारा गलत है क्या? अरे जो भी आ रहा है बताओ, गलत सही तो बाद में डिसाइड होगा। हाँ जी इसमें 15 लोग हैं। पता नहीं बाकियों का एग्जाम कुछ लोगों का चल रहा है पता नहीं। हाँ नंबर। तो बाकी लोग सर बताओ। यहाँ पे 14 फैक्टोरियल नहीं होगा, ओके 14 फैक्टोरियल होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि P1 प्लस P2 प्लस P3 हमारा क्या 1 आ रहा है। तो बताओ तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुम अपना आंसर बताओ। सर फिर 14 फैक्टोरियल नहीं होगा और 2/20 जो लास्ट में है वो नहीं होगा। तुम्हें लग रहा है ऐसा होना चाहिए? मतलब तुमने अपना कुछ नहीं किया, तुम सिर्फ आंसर मॉडिफाई कर रहे हो। ओके मतलब कौन सा रिमूव करूँ मैं? 2/14 वाला ठीक है चलो। तुम्हारे अकॉर्डिंग ये आंसर है ठीक है। बाकी और कोई बताओ जी। फिर इसमें कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा? कौन सा कॉम्बिनेशन वाला? तो थर्ड वाले में लगा। 20C6, लगाओ बताओ। थर्ड वाले में लगा। 20C6 आएगा और आगे फिर ये सेम आएगा। 20C6 तो इसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन में ऐसा लिखते हैं 20(2)6। हाँ बाकी ऐसे ही तुम्हें लग रहा है 8/20 की पावर 2 1/20 की पावर 3/20 सर, 3/20 आएगा। कहाँ पे? पहले मैं 3/20 लिखूँ Yes. यहाँ। नो सर, सेकंड में सर, सेकंड में। ओके पहला 8 दूसरा 3 हाँ बस तीसरा 9, 9 9। ओके सो 9/20 इसकी पावर कितना सॉरी 3 सर, 3। यस सर। ओके सर वो मिस्टेक 1 की जगह पे 3 होगा सर। ओके कोई बात नहीं, इस 1 की जगह 3 कर देते हैं चलो। यहाँ भी इस 1 की जगह तो 3। फिर वो साइड वाला हट जाएगा, कौन सा 2/20 हट जाएगा। ये हट जाएगा? तब से बी। हाँ तो ये भी 14 फैक्टर बी ऑप्शन था वो। ओके मुझे लगा एक ही है। हम्म 14 फैक्टर हट जाएगा वहाँ पे ये option। ओके ठीक है चलो 14 हटा देते हैं। अच्छा अब सही। मतलब बी के सपोर्ट में हो तुम, ठीक है तो कोई बात नहीं अभी लिख देते 9 3 12 20 ठीक है रहने दो। तो एक्चुअली मुझे लगा कि वो 3 मिस्टेक हो गई। हाँ जी ओके कोई वो नहीं है। चलो चौथा ऑप्शन ले लेता हूँ नन ऑफ दिस। चलिए प्रॉब्लम ये है कि बाकी लोग ट्राई भी नहीं कर रहे हैं। ये बताओ जैम में अगर यही क्वेश्चन आ गए, कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा। और अगर टॉपिक का नाम लिखा हुआ है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसी बेस कोई क्वेश्चन तो आएगा ही। ये तो पक्का आसान है क्वेश्चन। अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो सीख नहीं रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है ना। तो गलत ही आंसर बताओ, उसमें क्या फर्क पड़ता है गलत हो गया तो कोई बात नहीं। हाँ, सीखोगे। और वो लोग बेटर सीखते हैं जो गलतियां करते हैं। तुम सीख करोगे तुम्हें लगेगा जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं।
जब खुद करोगे तो पता चलेगा अच्छा। मतलब अक्सर क्या होता है, टीचर जब क्वेश्चन सॉल्व करता है तो तुम्हें लगता होगा अरे ये तो ईजी था, होता भी है क्योंकि तुम्हें डायरेक्टली वही रास्ता दिख रहा है। लेकिन जब तुम करते हो, तुम एक चौराहे पे खड़े हो तो जहाँ हर तरफ रास्ते निकल रहे हैं, अब तुम्हें खुद सोचना होता है किस रास्ते पे जाना है ना। वो चीजें हैं। और टीचर ऐसा हो, टीचर को पता है कहाँ जाना है, तुम उसके पीछे जा रहे हो, तुम्हें पता है ओके, तुम्हें लगता है नहीं यही रास्ता सही है। बट खुद से ट्राई करने में तुम्हें ऑल पॉसिबिलिटीज देखनी होती है। सर जी। सर वो 2/20 क्यों नहीं होगा सर उस पे, क्योंकि सर यहाँ पे तो आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 जो करेंगे वो तो n के इक्वल भी नहीं है, तो 1 से तो माइनस होगा सर n अरे से, फिर वो तो देखो, फॉर्मूला। आप अपना आंसर बताओ। जैम में 4 ऑप्शन होगा, ठीक है, आप वहां सोचोगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर एमसीक्यू है तो बताओ तुम्हारा आंसर क्या है। सर हम तो वही सर ऑप्शन ए के फेवर में थे, जो 2/20 टू द पावर 14 था उसके फेवर में ही थे हम सर। चलो 2/20 की पावर 14 कर देते हैं, क्योंकि जिसका आंसर था वो तो दूसरे पार्टी में चला गया। कोई बात नहीं, तुम्हारा आंसर ये कंसिडर वो सर कर। बाय मिस्टेक सर सर मैंने इसका क्वेश्चन टोटल थोड़ा कोई गलत बात 20 पढ़ ही हो लिया। रहा है सर। इसका इसका ये टोटल क्वेश्चन है। 20 हो रहा है। टोटल हम्म। 20 हो रहा है, ये करें 20 नहीं सर हो रहा। 2/20 टू द पावर 4 होगा सर, पावर पावर 14 होगा सर वहाँ हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम इनको ऐड करोगे P1 P2 P3 P4, ये 1 से ज्यादा हो जाएगा। वही सर, वो एक्चुअली जो 3 जात था ना, वहाँ पे एक पहले मैंने एक लिखवाया, इसके वजह से वो 2/20 लिखना पड़ा। लेकिन अब वो 3 हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, 2/20 वाला पार्ट ही नहीं रहेगा और फैक्टर 14 भी नहीं रहेगा। और किसी का कोई तो व्यू सर नहीं है। ठीक है। हाँ जी, बाकी लोग कहाँ गए और कौन लोग क्लास में। चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी श्रुति, तुम्हारा कोई आंसर नहीं है क्वेश्चन 2 का। सर फर्स्ट ही फेवर में हो। ओके, चलो दूसरे पर्सन पे आते हैं। हाँ जी सन्मुख, आपका आंसर क्या है। ये ज्वाइन करके सो रहा है। ठीक है, सुभद्रा का हो गया, रोहित ने बताया। अब बात कौन है, रिया। हाँ जी, आपका आंसर क्या है जी। सर सेकंड। सेकेंड, ओके। राही, तुम्हारा आंसर क्या है। सर फर्स्ट आ रहा है। फर्स्ट आ रहा है, ओके। कौन रह गया। प्रेमचंद, तुम्हारा आंसर क्या है जी। सेकंड है सर, सेकंड बी। ओके। नीतीश, तुम्हारा आंसर। ये भी सो रहा है। शुभेंदु का आंसर ये था, ओके। कौन रह गया आगे। गौरव, सर तुम्हारा। मेरा भी सेकंड ही आ रहा था। ओके। हाँ, कौन रह गया। अंकुश, गौरव, दिव्या। दिव्या ने बताया था। ओके। चलो तो डी में लिखता हूँ नन ऑफ दिस, क्योंकि और किसी का कुछ आंसर नहीं है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऑल आर रॉन्ग, तो किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चेक करते हैं। सो क्वेश्चन है तो एंड सर हम ग्रुप। लोग पर ट्राई करते हैं, बस हो करके सकता है बताओ। कोई मिस्टेक किया हो हम लोग। हाँ बताओ। क्वेश्चन अब अच्छा देखो, से पढ़ो। बाइनोमियल में क्या होता है, यू हैव टू पॉसिबिलिटीज, आइदर सक्सेस और फेलियर। मल्टीनोमियल में क्या होता है, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, मतलब एक ट्रायल में पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब यहाँ दो ही जैसे क्वाइन है, हेड या टेल, तो दो ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लाइक इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर बात करो, 3 चॉइस है तुम्हारे पास, रेड, येलो, व्हाइट, इस तरह से। और कितने बॉल हमने ड्रॉ किए हैं, हाउ मेनी बॉल्स वी ड्रॉन। एक सैंपल होता है ना। जैसे मैं अगर तुम्हें इसी क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके बताऊं, चलो पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। और सोचो, बताओ फोर्थ आंसर बताओ। सर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या सारी चीजें। ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं, गलत होगा कोनो बात, कोई बात नहीं, यू कैन ट्राई।
देखो बाइनोमियल हो या मल्टीनोमियल हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n? n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, नॉट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ये होता है ना, चाहे बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है ना, इस तरह से, तो उसी को जनरलाइज कर दिया, मल्टीनोमियल हो गया। सो n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ये हिंट है। हो गया सर। सर 6 फैक्टोरियल होगा ऊपर। फैक्टोरियल 6 होगा और बाकी सारा सेम। सो यू हैव n 6, ठीक है, 6 फैक्टोरियल, एंड फर्स्ट टाइप का x1 है नंबर ऑफ रेड बॉल्स। सो हाउ मेनी रेड यू वांट? फैक्टोरियल 2 x2 होगा नंबर ऑफ 2 येलो बॉल्स, 1 फैक्टोरियल, एंड x3 Yes, इज sir. नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, 3, और 2 + 1 + 3 कितना हो गया? 6, तो और फोर्थ पॉसिबिलिटी है ही नहीं। So x1 factorial, x2 factorial, x3 factorial. Now p1 raised to power x1. p1 is what? बी वाला पार्ट का सबसे p1 is probability of being red. एक वन ट्रायल में रेड आने के क्या चांस है? p1 वो होता है कि वन ट्रायल में x1 की क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब रेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो एक बॉल ड्रॉ करो उस बॉक्स या उन से। सो व्हाट इज द चांस ऑफ बीइंग रेड? तो रेड 2 है, कितने में से? सॉरी, रेड हमें 0.4 टोटल रेट कितना है? 8 है ना? 8/20 टोटल 8 है। एक बॉल ड्रॉ किया, वो रेड होने के क्या चांस है? फिर उसकी पावर 2 है, क्योंकि हमें 2 चाहिए। येलो होने के क्या चांस है? 3/20 इसकी पावर 1, एंड 9 वाइट है, तो 9 वाइट है 20 में से, और इसकी पावर 3। तो ये आंसर होगा, ठीक है। तो n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स। वी आर ड्राइंग ओनली 6 बॉल्स, नॉट 20। 20 जो है सैंपल स्पेस के एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 20। सो ये 20 है हमारा। n जो है n नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब हाउ मेनी टाइम्स वी आर रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट। यस ओके, सो ठीक है। तो यहाँ क्या है, ऐसा कुछ हुआ, मतलब ये फॉर्मूला अगर तुम देखो तो दिस इज समथिंग लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल, है ना, x2 and x3 is equal to x3, है ना, इस तरह से है ना। फॉर्मूला इज दिस वन, n फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल x3 फैक्टोरियल, p1 रेज़ टू पावर x1, p2 रेज़ टू पावर x2 and p3 into है ये into p3 रेज़ टू पावर x3, एंड यहाँ पे जो था x1 plus x2 plus x3 is n, okay, and xi's can take value, xi मतलब x1 x2 can take value 1 to n, 1 2 3 up to n, okay। तो ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन वो यूज हुआ हमारे पास इस तरीके से ना, इसको जैसे, हाँ फिर यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट का क्या रोल है रहा है, हमको वो नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट है, सेम क्वेश्चन है तीसरा, बस विथ रिप्लेसमेंट हटा के विदाउट रिप्लेसमेंट कर दिया है। तुम थर्ड क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, बस एक वर्ड का डिफरेंस है, इसलिए मैंने भेजा था कि तुम्हें डिफरेंस समझ आए। यस सर। थर्ड क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, जस्ट वर्ड रिप्लेस हो गया है। तो विथ रिप्लेसमेंट इसलिए है क्योंकि तुम 6 टाइम यू आर ड्रॉइंग बॉल्स, तो विथ रिप्लेसमेंट का मतलब है एक बार तुमने बॉल ड्रॉ किया, उसको वापस बॉक्स में डाला, फिर दूसरी बार ड्रॉ कर रहे हो। तो यहाँ देखो तुम्हारे पास जो बॉक्स है, उस बॉक्स में हमारे पास जो बॉक्स है, हमारे पास उस बॉक्स में कितने हैं टोटल? 8 रेड है, 3 येलो है और 9 वाइट है, ठीक है। हमने 6 बॉल ड्रॉ किए, सो फर्स्ट बॉल ड्रॉ करते हैं। रेड आने के क्या चांस है? 8/20। अगर हम फर्स्ट बॉल ड्रॉ करते हैं, रेड आने के क्या चांस है? अब अज्यूम कर लो कि पहला रेड था, हमने वापस रख दिया उसको। अब सेकेंड बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, रेड आने के क्या चांस है? 7/20 7/19 नहीं, विथ रिप्लेसमेंट 9/20 वापस रख दिया। अभी विथ, हाँ वापस रख 8/20 सेम रहेगा। 8/20 विथ रिप्लेसमेंट का मतलब हमने वापस रखा, रिप्लेस किया, मतलब वी आर पुटिंग बैक इनटू द बॉक्स और बैग। सो हम वापस रख रहे हैं। तो क्या होता है, तुमने बाइनोमियल जब फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा तो उसमें एक टर्म आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वहां यूज होता है जहां बर्नौली ट्रायल्स हो। जो ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, जो ट्रायल्स आर आइडेंटिकल, एक्चुअली एक वर्ड होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या है कि हर ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए, तभी बाइनोमियल लगेगा या तभी मल्टीनोमियल लगेगा।
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी किसी क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है तो बाइनोमियल नहीं लगेगा, ठीक है। सो जैसे क्वाइन वाइन डाई में क्या होता है, कभी प्रॉब्लम होता नहीं है क्योंकि उसमें पता है कि पहली बार हेड आए या टेल आए, दूसरे बार में फर्क नहीं पड़ना है क्वाइन को। लेकिन इस तरह के इसमें बॉक्स वाले केस में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर तुमने एक बॉल ड्रॉ किया, पहला रेट था 8/20, विथ रिप्लेसमेंट है तो सेकेंड टाइम में भी, सेकेंड ड्रॉ में भी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हुआ, मतलब फर्स्ट बॉल ड्रॉ किया, उसको रिप्लेस नहीं किया हमने, बाहर ही रख दिया, मतलब बॉक्स में हमने नहीं रखा, तो उस केस में द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग रेड इज 7/19, थर्ड ट्रायल में 6/18, है ना, फोर्थ ट्रायल में 5/17, एंड लाइक दैट डिक्रीज हो रहा है। So this is not a Bernoulli trial, and that's why we cannot apply binomial distribution, nor we can apply multinomial distribution. So इसलिए with replacement word जरूरी है। वो बताना चाह रहा है कि you can use multinomial distribution. Binomial का मतलब दो ही possibility है, multinomial तो you have multiple possibilities, like you have 3 here, है ना, red, yellow and black, जो भी color है। So binomial मतलब only 2 possibilities, success और failure, है ना, और यहाँ पे 3 हो गया, तो multinomial मतलब यहाँ you have 3 possibilities। तो इस तरह से यूज किया हमने। सो ये रोल है। अच्छा, अगर विथ रिप्लेसमेंट नहीं है तो क्या होता है, सेम चीज बाइनोमियल में भी होता है। देखो जैसे बाइनोमियल में क्या होता है, x इज इक्वल टू एक्स, यू हैव, जैसे टोटल मान लो n1 बॉल है, सपोज रेड है, n2 है, मान लो ब्लैक है, ओके। अब क्या होता है, तो टोटल बॉल जो है वो n बोल देते हैं, टोटल जो है वो n है, n मतलब n1 प्लस n2 बोल दिया। तो यहाँ दो ही पॉसिबिलिटी, या तो रेड या ब्लैक आएगा। अब क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी x, मान लो तुम्हें डिफाइन कर दिया कोई एक, जैसे नंबर ऑफ रेड बॉल्स। सो तुमने इस बॉक्स में से बॉल ड्रॉ करोगे, आइदर यू विल गेट रेड और यू विल गेट ब्लैक, यू हैव ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, तो बाइनोमियल आएगा पाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन ये होता है विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अगर विथ रिप्लेसमेंट है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r। तो मतलब क्या है, टोटल हमारे पास n बॉल है एंड हाउ मेनी वी आर ड्रॉइंग। सो इस तरीके से मान लो r बॉल्स, या n मैं लेता हूँ नंबर ऑफ ट्रायल्स मान लो। सो वी आर ड्रॉइंग n बॉल्स, वी आर ड्रॉइंग n बॉल्स। तो n अब n1 प्लस n2 नहीं, वो मैंने हटा दिया, n1 कोई और है, n2 कुछ और है। हम n बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ n जो होगा वो लेस देन n1 प्लस n2 होगा, है ना, ज्यादा बॉल नहीं निकाल पाएंगे बॉक्स से। सो दैट्स व्हाई दिस। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द चांस दैट you will get r number of red balls। so इसका सिंपल देखो, तुम्हारे पास टोटल n1 प्लस n2 बॉल्स हैं एंड यू आर ड्रॉइंग n बॉल्स, सो नंबर ऑफ ट्रायल इज n, ठीक है। सैंपल स्पेस में टोटल n1 प्लस n2 एलिमेंट्स हैं, बट यू आर ड्रॉइंग n बॉल्स, so n is the number of trials and what is the probability of success in each trial। तो सक्सेस यहाँ वो डिफाइन होता है, रेड यहाँ पे सक्सेस काउंट होगा, the p is probability of success in each trial। तो एक ट्रायल में रेड बॉल निकलेगा बॉक्स में से, उसकी क्या चांस है। So there are n1 balls out of n1 plus n2, ठीक है। q इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा n2 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r। तो ये सिंपल बाइनोमियल केस है। सो सिंपल फॉर्मूला है ना, NCR p रेज टू पावर r, है ना, या तो p1 p2 भी कर सकते हो, q इज लाइक p2, ठीक है ना। तो x नंबर ऑफ रेड बॉल है, मतलब इसको तुम दो वेरिएबल में भी लिख पाओगे इसी क्वेश्चन को, x1 ले लो नंबर ऑफ रेड, x2 ले लो नंबर ऑफ ब्लैक, तो जो p है वो हो जाएगा p1 और जो q हो जाएगा p2, सेम बात है। सो x इक्वल टू r NCR p रेज टू पावर r q रेज टू पावर n माइनस r। सो pq जो भी है यू कैन रिप्लेस। सो अभी बस मैं ये वर्ड डिस्कस करता हूँ, विथ और विदाउट का क्या रूल होगा। सो NCR p रेज टू पावर r q रेज टू पावर n माइनस r। सो बाइनोमियल हम तब यूज कर पा रहे हैं जब विथ रिप्लेसमेंट का केस है। तो बाइनोमियल लगाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, यू कैन रीड दैट, कहीं भी लिखा होगा, ट्रायल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट, है ना, ट्रायल्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल आर सेम, देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये 12th क्लास में भी लिखा हुआ है, तुम चाहो तो एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें लिखा हुआ है बाइनोमियल से पहले, है ना, बर्नौली ट्रायल्स। व्हाट इज बर्नौली ट्रायल। सो ट्रायल्स है ना, ट्रायल्स इन एक्सपेरिमेंट मस्ट बी इंडिपेंडेंट, मस्ट बी आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल विल बी सेम ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कितने में ट्रायल्स कर दो, सक्सेस विल रिमेन सेम इन ईच ट्रायल एंड फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स विल बी देयर। तो ये कंडीशन होती है, तभी बाइनोमियल लगा पाते हैं, इंडिपेंडेंट, आइडेंटिकल एंड फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स।
ओके अब क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में अगर मैं विदाउट रिप्लेसमेंट कर दूं तो ये मैंने p को रिप्लेस करना चाहे तो p के जगह पे मैं रख देता हूँ n1 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है, इसकी पावर r होगा, और q होगा n2 अपॉन n1 प्लस n2 इसकी पावर n माइनस r पूरे की पावर। तो यहाँ हमने बाइनोमियल यूज किया, सिंपल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा इसी में सेकेंड केस है, व्हाट इफ वी ड्रॉ n बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट, वी ड्रॉ n बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट। अब सोचो तुम्हारे पास एक बॉक्स है जिसमें n1 रेड बॉल है, n2 ब्लैक बॉल्स है, यू आर ड्रॉइंग n बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट, मीन्स फर्स्ट बॉल निकाला जो भी कलर था उसको बाहर रखा, फिर सेकेंड बॉल निकाले हम। सेकेंड बॉल जब निकाल रहे हैं हम तो उस बॉक्स में सिर्फ n1 प्लस n2 माइनस 1 बॉल्स है, एक कम हो चुका है, थर्ड टाइम जब निकालेंगे 2 कम हो चुके हैं, इस तरह से। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r, सो नंबर ऑफ रेड इज r, बताओ। क्वेश्चन फिर से सर। हाँ क्वेश्चन ये है, देखो एक बॉक्स है जिसमें n1 नंबर ऑफ रेड बॉल्स है, यही वाला बॉक्स, सेम क्वेश्चन है बस विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया, n2 नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है, टोटल बॉल हो गया n1 प्लस n2। अब हम n नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, अब मैं पीएमएफ पूछ रहा हूँ x का कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r क्या होगा, r नंबर ऑफ रेड बॉल्स आने का क्या चांस, x यहाँ हमने नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिफाइन किए, यहाँ पे x हमने नंबर ऑफ रेड बॉल्स लिए। तो ये बाइनोमियल इसका पीएमएफ होगा विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, जी जी तो जी n1 CR into n1 n2 CR into n2 n minus r n2 CN minus r हाँ n2 CN माइनस r by NCR। एक मिनट, हमने टोटल NCR नहीं, थोड़ा नीचे और थोड़ा गलत है, देखो हमने टोटल n1 plus n2 CR हो जाएगा। हाँ नीचे। n1 प्लस n2 टोटल बॉल है जिसमें हमने n ड्रॉ किए हैं, हमने n ड्रॉ किए हैं। ओहो ठीक ठीक ठीक, Hypogeometric मैंने समझा हाँ, सर n1 plus हमारे n2। पास टोटल बॉल्स कितने हैं n1 प्लस n2, जिसमें से हमने n बॉल्स ड्रॉ किए हैं, तो सैंपल स्पेस ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन S अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ Yes, sir, एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये कुछ और नहीं लिख रहा हूं मैं, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ लिख रहा हूँ। यस हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका पीडीएफ है, क्योंकि बाइनोमियल हाइपर ज्योमेट्रिक बस इसी वर्ड का फर्क है, विथ रिप्लेसमेंट है बाइनोमियल यूज होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो हाइपर ज्योमेट्रिक यूज होगा। सो ये उसका पीडीएफ लिखा हमने, एक्चुअली पीएमएफ लिखा है। टोटल n1 प्लस n2 बॉल्स हैं, हमें n बॉल ड्रॉ करना है, दिस इज द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज है ना ऑफ ड्रॉइंग n बॉल्स Yes, आउट ऑफ n1 प्लस n2 बॉल्स। एंड नाउ यहाँ फिक्स कर दिया कि तुम्हें x इज इक्वल टू r ही चाहिए, x था नंबर ऑफ रेड बॉल, तो हमें r नंबर ऑफ रेड बॉल चाहिए। टोटल रेड बॉल कितने हैं बॉक्स में n1, तो n1 में से मुझे सिर्फ r चाहिए, और बचे कितने अब n2 बॉल में से मुझे कितने चाहिए n माइनस r, क्योंकि टोटल n बॉल ही हमने ड्रॉ किया है, वी हैव ड्रॉन ओनली n बॉल्स, तो r नंबर ऑफ रेड बॉल है, तो बाकी जो बचेंगे n माइनस r वो ब्लैक होगा, तो ये हो गया n टू दिस एंड टोटल पॉसिबिलिटीज। तो ये जो पीएमएफ है हाइपर ज्योमेट्रिक का है, और ये वाला जो पीएमएफ लिखा है ये बाइनोमियल का है, दिस इज पीएमएफ ऑफ बाइनोमियल। सो सेम सिचुएशन यहाँ है, अभी जो यूज हुआ है मल्टीनोमियल यूज हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन वहां क्या होगा वो हाइपर ज्योमेट्रिक का जनरल केस यूज हो जाएगा। वहाँ हो जाएगा 8C2 3C1 9C3 डिवाइडेड बाय 20C6। अब देखो आते हैं थर्ड क्वेश्चन के आंसर पे। अब तुम लोग बताओ एक बार। हाँ तो उसमें बस विथ रिप्लेसमेंट की जगह विदाउट रिप्लेसमेंट है, मैं क्वेश्चन चाहो तो एक बार लिख देता हूँ ना। टोटल उसमें है 8 रेड है, 3 येलो है और 9 व्हाइट है, ठीक है, टोटल 20 बॉल हो गया। तुम कितने ड्रॉ कर रहे हो, यू आर ड्रॉइंग ओनली 6 बॉल्स, 6 balls are drawn, only you are drawing 6 balls, total 20 है बॉक्स में, you are only drawing 6 balls. So question is what is the chance that x1 is 2, x2 is 1 and x3 is 3, ये चीज है। तो अब ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, सो यू कैन नॉट यूज मल्टीनोमियल और बाइनोमियल टाइप, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट है।
ठीक है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो अभी देखो लगाओ, तो पहले सैंपल स्पेस डिसाइड कर लो, क्योंकि ये तुम्हें वही फॉर्मूला यूज होगा NE/NS या N ओमेगा। सो टोटल 20 बॉल में तुम्हें 6 बॉल ड्रॉ करने हैं। क्या टोटल पॉसिबिलिटी है और विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो NCR NPR हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट में ही यूज होता है। NCR का फॉर्मूला या NPR का फॉर्मूला विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए ही यूज होता है। सो NCR NPR कभी भी विथ रिप्लेसमेंट में यूज नहीं होता है। ठीक है, तो NCR का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट, मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम, या नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट विदाउट रिप्लेसमेंट। सेम थिंग NPR के साथ है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम, या दूसरे वर्ड में बोलेंगे सो नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, टोटल मेरे पास 20 बॉल्स हैं और हम 6 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं। सो हाउ मेनी वे आई हैव टोटल विदाउट रिप्लेसमेंट? क्या होगा नीचे, क्या होगा 26 20C6 है ना। N ऑब्जेक्ट में से मुझे R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो NCR। N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो NCR। अब ऊपर आते हैं, हमें X1 2 चाहिए, मतलब हमें रेड सिर्फ 2 ही चाहिए। ठीक है, ये बोला था वी नीड ओनली 2 रेड। सो कितने रेड आपके पास अवेलेबल है ना? 8C2 हाँ, 8 में से आपको सिर्फ 2 रेड सेलेक्ट करने हैं। येलो आपके पास 3 है, लेकिन आपको सिर्फ 1 सेलेक्ट करना है। सो 3C1 एंड 9 व्हाइट है आपके पास, लेकिन आपको सेलेक्ट कितना करना है? सो ये इसका आंसर है। तो देखो विथ और विदाउट रिप्लेसमेंट से आंसर चेंज हो गया, तो ये है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया एक्चुअली। ठीक है, तो विथ रिप्लेसमेंट था, टोटल हमने 6 बॉल ड्रॉ की, यहाँ भी 6 ड्रॉ किए, वहां भी 6 ड्रॉ किए थे। वी ड्रॉ ओनली 6 बॉल्स आउट ऑफ 20 यूज कर रहे हैं जी। इसमें हाइपर ज्योमेट्रिक यूज कर रहे हैं। जी जी, मतलब तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी पता है तो भी तुम कॉन्सेप्ट अपना यूज करोगे, सिंपल प्रोबेबिलिटी वाला बेसिक, तो आंसर ऐसे होगा। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन मान लो नहीं भी पता है, जस्ट यू कैन थिंक ऑफ ओके, सो विदाउट रिप्लेसमेंट है, so how many way I can select 6 balls out of 20? There are total possibilities this, and how many way I can get 2 red out of 8 red without replacement, है ना। विथ होता तो क्या हो जाता है, यही तो चेंज हो जाता है। विथ में क्या हो जाता है, यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ क्या हो जाता है, 20 20 20 मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है 6 टाइम, 20 की पावर 6 हो जाता है, और यहाँ पे है ना 8 8 8 8 आ जाता है। उसी को कंबाइन कर लो तो 8/20 की पावर जो भी है, मतलब 8 2 बार आता है, 8/20 क्या होता है विथ। देखो इसी में अगर विथ रिप्लेसमेंट में क्या होता है, इसी तरीके से अगर ओपन करें क्या होगा विथ रिप्लेसमेंट में, हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 20 बॉल है, मुझे 6 बॉल सेलेक्ट करना है विथ रिप्लेसमेंट। So for the first ball I have 20 choice, for the second ball I have 20 choice, for the third ball I have 20 choice, for the fifth मतलब fourth ball I have 20 choice, because with replacement है, मतलब तुम बॉल वापस रख रहे हो। So for all the outcome you have 20 choice। यहाँ क्या होता है, you want 2 red है ना, so how many red I have 8, so for the first red I have 8 choice, for the second red I again have 8 choice। यहाँ 3C1 है, मुझे एक क्या चाहिए, एक येलो चाहिए। सो हाउ मेनी येलो आई हैव 3, आई हैव 3 चॉइसेस फॉर येलो, एंड 9C3, सो मेरे पास टोटल 9 व्हाइट है, लेकिन मुझे बस 3 व्हाइट चाहिए, सो 9 9 9। नाउ व्हाट यू डू, अब टोटल कॉम्बिनेशन तुम देख लेते हो। ओके, तो इसके कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, मतलब मुझे टोटल 20 बॉल्स थे, उसमें मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है, तुमने फर्स्ट फिक्स कर दिया रेड है, सेकंड रेड है, थर्ड व्हाइट है, सॉरी थर्ड येलो है, फोर्थ व्हाइट है, फिफ्थ व्हाइट है, सिक्स्थ व्हाइट है, बट द ऑर्डर कैन बी डिफरेंट ऑल्सो, है ना, हो सकता है फर्स्ट येलो है, सेकंड रेड है, थर्ड व्हाइट है, इस तरीके से। सो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर देयर, सो दीज कॉम्बिनेशंस आर, वो तुम क्या लिखते हो उसके अकॉर्डिंग फिर अरेंज करते हो ना, मतलब जो हमने वहां लिखा था, कॉम्बिनेशन आर हाउ मेनी यू हैव, टोटल यू वांट टू ड्रॉ 6 balls you drawn, so combinations are मतलब 6 ही है ना, 6 को तुमने इस तरह अरेंज किया, तुम्हारे पास है 2 रेड, 1 येलो और 3 व्हाइट, ये सेम सिमिलर कलर के है ना। सो 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तुम्हें याद होगा देयर आर, इफ यू हैव n ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ k1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ 1 काइंड, k2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेकंड काइंड, एंड k3 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ थर्ड काइंड, so how many different combinations you have,
So you have this n factorial Yes, upon sir. k1 factorial, k2 factorial, k3 factorial. So repeating thing you divide by the factorial. They are repeating thing. I mean they are of one type, one kind. So this is, और यही नहीं है जो हमने ऊपर लिखा है अभी 6 factorial, 2 factorial, 1 factorial. इसको अब वो कर दो, एक साथ मिक्स कर लो. 8/20 की पावर 2, 3/20 की पावर 1 एंड 9/20 की पावर 3. तो देखो जब विदाउट रिप्लेसमेंट था तो मैंने ये लिखा है, क्योंकि रिपीट नहीं करना है सो एनसीआर यूज हुआ. विथ रिप्लेसमेंट है तो चॉइसेस हमारे पास ज़्यादा है ना. सो दिस इज फॉर विथ रिप्लेसमेंट. सो मतलब जिसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी पता है तो 12th क्लास का बच्चा भी कर सकता है. और ये सब क्वेश्चन जेई में आते हैं, तुम जेई एडवांस के क्वेश्चन उठा के देखो, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है. तो वो वहाँ एक्सपेक्ट नहीं करते कि बच्चा डिस्ट्रीब्यूशन जानता होगा. नहीं भी जानता है, उसको पता है कितना अपना ब्रेन यूज करके वो निकाल पाएगा. ठीक है जी. सो विथ रिप्लेसमेंट ये आंसर था और विदाउट रिप्लेसमेंट ये आंसर है. चेंज प्रॉब्लम क्या है, तुम इसको 8 से 2 को खोलोगे तो क्या होगा, 8 से 2 होगा तुम्हारा 8 × 7/2 है ना, इस तरह से. सो वो चॉइसेस घटती जा रही हैं. पहले अगर तुम्हें 2 रेट चाहिए था तो फर्स्ट यू हैव 8 चॉइसेस. नाउ सेकंड के लिए एक रेट तुमने बाहर कर दिया, तो यू हैव ओनली 7 चॉइसेस लाइक दिस. फिर वो कॉम्बिनेशन है, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा. उस तरीके से सेम कलर का है तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, इसलिए 8 × 7/2 कर देंगे, इन्हीं की डबल करेंगे. मतलब वो तो तुम सोचोगे, एनालाइज करोगे, यू विल अंडरस्टैंड. डायरेक्टली तुम फॉर्मूला यूज कर सकते हो. सो एनीवे जो आंसर है थर्ड क्वेश्चन का ये ऊपर वाला टर्म है. ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन. और ये विथ रिप्लेसमेंट का था. तो ये समझ आया होगा है ना कैसे फॉर्मूला बना है. चलिए ओके, ये तो ऐसे फॉर्मूला था. आगे कंटिन्यू करता हूं मैं. तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, देखो तो बाइनोमियल को थोड़ा सा मैं एक अलग तरीके बताता हूँ. बाइनोमियल क्या होता है, नंबर ऑफ सक्सेस इज x, x2 बोलता हूँ नंबर ऑफ फेलियर है ना. ऐसे हम x लेते थे नंबर ऑफ सक्सेस को, तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r जो होता है NCR P⁻Q⁻n-r. इसी को हम अगर चेंज करें, जैसे मल्टीनोमियल के फॉर्म पे लिखना चाहे, देखो x इज इक्वल टू r का मतलब ऐसे क्या होता था, x उस समय हमारा मतलब होता है x से कि वो नंबर ऑफ सक्सेस है. सो r सक्सेस यू हैव मीन्स इफ यू हैव r सक्सेस देन यू विल हैव n-r फेलियर्स है ना बाय डिफॉल्ट, क्योंकि तुमने n क्या होता है तुम्हारा बाइनोमियल में, नंबर ऑफ ट्रायल्स. So if you have r number of success, then you will have n-r number of failures. और इसको थोड़ा ओपन करो, NCR को क्या होगा, n factorial r factorial n-r factorial P⁻r Q⁻n-r. और इसको तुम थोड़ा सा ऐसा लिखो, x1 इज इक्वल टू स्मॉल x1, x2 इज इक्वल टू स्मॉल x2. तो यहाँ तुम्हें समझ आ गया कि x1 + x2 n ही है. तुम यहाँ देख पा रहे हो ना, x1 + x2 n है. तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसमें क्या होगा, तो n फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल P1⁻r, तो r को मैंने x1 बोल दिया है और q को मैं P2 बोलता हूँ, P2⁻x2. तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, टोटल ट्रायल से n, x1 इज द नंबर ऑफ सक्सेस, सो P1 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल. और हर ट्रायल में सेम रहेगा क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट का केस होता है बाइनोमियल में. और P2 जो होता है वही है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल या इन वन ट्रायल. तो ये जो बाइनोमियल वाला PDF है ना, उसी को मैंने इस तरह से चेंज कर दिया. अब यहाँ पे क्या है कंडीशन, यू कैन सी x1 + x2 इज n है ना, एंड x1 x2 कैन टेक वैल्यू, और xi यू कैन राइट xi मतलब x1 या x2 कोई एक. सो xi कैन टेक वैल्यू 1 2 3 अप टू n है ना, बट ये रेस्ट्रिक्ट हो गया, x1 + x2 n होता है, तो उस केस में ये PDF हो गया. तो उसी PDF को ने चेंज करके इस तरह से मतलब PMF में कन्वर्ट कर दिया. अब इसी को जनरलाइज कर दोगे इस कंडीशन के साथ, सो यू गेट दिस.
ठीक है ना। तो यही था x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x2 एंड सो ऑन। तो जो डेफिनेशन तुम मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का देखोगे वो यही तुम्हें मिलेगा, xk इस तरह से। सो यू गेट दिस n फैक्टोरियल, x1 फैक्टोरियल, x2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, xk फैक्टोरियल। यहाँ तक p1 रेज़ टू पावर x1, p2 रेज़ टू पावर x2 एंड pn रेज़ टू पावर xn। और यहाँ भी तुम देख सकते हो कि p1 प्लस p2 तुम्हारा 1 है, p1 प्लस p2 1 है, क्योंकि p1 कुछ नहीं, मैंने p का नाम p1 रख दिया है और q का नाम p2 रख दिया है ना, रीनेम किया है। तो p1 प्लस p2 1 है और n1 x1 प्लस x2 n है। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है कि जो होता है वेयर xi can take any value 0, 1, 2 up to n and summation of xi, small xi कर देता हूँ, so summation of xi's will be n I from 1 to n and summation of pi तो हमेशा 1 ही होगा, ये all possibilities है ना। इंडिविजुअली हमने बताया था लास्ट क्लास में, इंडिविजुअली दे ऑल विल बी xi will be binomial with n pi, ठीक है। तो x1 इज बाइनोमियल n p1 x2 है ना। तो इस तरह से exi यू हैव, मैं फॉर्मूला लिखा था प्रूफ आई थिंक। सो e ऑफ xi तुम्हें पता है np, तो npi हो जाएगा। वेरिएंस ऑफ xi यू हैव n p q, सो q इज 1 माइनस pi, एंड अगेन लास्ट में पूछा था व्हाट इज कोवेरिएंस बिटवीन xi एंड xj, मतलब कोई भी x1 x2 हो गया, x3 इस तरह था ना, i डिफरेंट फ्रॉम j, क्योंकि i j इक्वल है तो वो वेरिएंस हो जाता है ना। सो व्हाट इज द कोवेरिएंस बिटवीन xi xj, तो उसको फाइंड करोगे तो यू विल फाइंड इट इज, चलो दो के लिए करके देखते हैं, लाइक फॉर 2 रैंडम वेरिएबल यू कैन फाइंड इट एंड फिर उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं ना। चलो 2 के लिए पहले फाइंड करते हैं, लाइक मैं इसको रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ 2 रैंडम वेरिएबल के लिए। तो आंसर जो होता है एक्चुअली, तुम लोगों ने किसी ने देखा हो तो बताओ क्या आंसर आता है। इसको डबल समीशन में भी तो लिख सकते हैं ना, डबल समीशन xi j I नॉट इक्वल टू j के लिए। डबल समीशन सर मल्टीनोमियल का ना, हाँ मतलब मेरा मतलब है क्या है कि इसका कोवेरिएंस क्या आएगा किसी दो के बीच का, तो लाइक हाँ माइनस में आएगा सर, NP p1 p2 by 1 minus p1 माइनस into 1 minus p2 NPQ नहीं, NP1 P2 माइनस में करके अंडर रूट कर, ये जो होगा अंडर रूट करके। तो अगर तुम्हें साउ में भी जिसने 2 के लिए किया, जो भी डेरिवेशंस किए इसने सिर्फ बाईवेरिएट बाइनोमियल के लिए किया है, जिसको हम ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो इसने उसके लिए किया है कुछ एक्सपेरिमेंट। तो कोवेरिएंस ऑफ xi xj आएगा p1 p2 by, ये आएगा NP1 P2 वो बताया ना, माइनस n pi pj, yes. ठीक है, मैंने ij कर दिया तो n pi pj इस तरीके से। अब p1 x1 x2 है तो p1 p2 हो जाएगा ना, माइनस n p1 p2, जो भी x3 x4 है तो माइनस 1 p3 p4 इस तरीके से। तो फॉर्मूला याद रखना, प्रूफ तो जहाँ में भी नहीं आता है बट फॉर्मूला देखिए मैं करना है तो मैं करा देता हूँ। अच्छा जैसे इसका mgf क्या होगा, तो इस वाले pdf के लिए mgf क्या होगा, तो मैं अगर तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि इस वाले का mgf क्या होता है, ये 2 के लिए मैंने किया था, तो इस वाले का mgf तुम लोगों को पता है क्या होता है, सबको पता है इसका mgf बाइनोमियल का q plus p to the Q power plus two P power। हाँ q प्लस पी ई रेज़ टू पावर टी इसकी पावर n, तो q जो होता है 1 माइनस पी होता है, ई रेज़ टू पावर टी इसकी पावर n होती है। ओके अब क्या है, अब ये तो बाइनोमियल ही है, बस इसको है ना, बाइनोमियल है मतलब 2 रैंडम है। देखो बाइनोमियल नाम से भी तुम देख सकते हो, यू हैव 2 रैंडम वेरिएबल्स बाइनोमियल। अगर मैं ट्राइनोमियल बोलूंगा तो वहाँ 3 रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है। मतलब हमने एक्चुअली उसी पीडीएफ को दूसरे फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है ना। सो वहाँ सिर्फ हम सक्सेस के बारे में सोचते हैं, तो सक्सेस के बारे में जो सोचते हैं तो बैकग्राउंड में फेलियर खुद ही होता है, लाइक आर सक्सेस है इन माइनस आर फेलियर है। यहाँ हमने उसी चीज को ओपनली लिख दिया है, ठीक है। तो वी हैव जस्ट रिटन एक्सप्लिसिटली।
तो वही चीज़ है। अच्छा मैं अगर 3 के लिए बात करूँ तो मैं उसके लिए प्रूफ करता हूँ उसको। तो इसका जो MGF मैं लिख देता हूँ द ज्वाइंट MGF क्या होगा, है ना। तो इस तरीके से कुछ होगा, मतलब इसमें वो भी चेंज होगा ना। सो T1 T2 TN, T1 T2 और TK या N, है ना। N रैंडम वेरिएबल है। N कितने लिए हमने x1 x2 xk तक लिखा है ना, xk के लिए लिखा है। तो ये xk तक जाएगा ना, TK। तो इसका जो होगा कुछ इस तरह से होगा, P1 e raised to power T1 plus P2 e raised to power T2 and so on। लास्ट में होगा PK e raised to power TK एंड 1 माइनस वो क्यों नहीं आया, तो वो बता देता हूँ क्यों नहीं आया। इसका पावर n हो जाएगा। तो शॉर्ट में समेशन PI e raised to power TI I from 1 to K जो भी है, और इस पूरे की पावर n। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअली P जो है वो सिर्फ P1 है ना, मतलब Q जो था एक्चुअली P2 था। तुम इसको लिखते ना, ये P1 यू कैन मेक इट P1। मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड करता हूँ, मतलब इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। तो मतलब x1 x2 के लिए यही चीज़ मैं लिखूँ तो कैसा होगा, P1 P2 के टर्म में लिखे तो क्या होगा, P2 प्लस P1 ए टू पावर T। मतलब ये है ऐसा है 1 माइनस P1 एंड सो ऑन। ठीक है, P2 plus P1 e to the power T whole power n। 1 minus P1 को P2 बस लिख देंगे। हाँ किसका लिखना है? ओके एक मिनट, जैसे अभी इसके लिए देखो जैसे क्या है, अगर मैं जैसे जो डिफाइन किया था x1 इज इक्वल टू x1 एंड x2 इज इक्वल टू x2, तो हमने ऊपर ये PDF लिखा, लेकिन देखो ये वाला तब आता है तो तुम्हें याद आएगा कि हम ये वाला PDF कब यूज करेंगे, जब हमें पता हो कि x1 प्लस x2 क्या है, n है ना। तो हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना n है तब ये है। अगर तुम्हें नहीं श्योर है x1 प्लस n नहीं है तो फिर जनरल लिखना पड़ेगा जो हमने लास्ट क्लास में लिखा था। तो ये जो साहू वाली बुक है उसके लिए काम किया, लाइक दे हैव रिटन लाइक x1 n1 फैक्टोरियल, x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल और n माइनस x1 माइनस x2। इन जनरल है जब तुम्हें श्योर नहीं है, मतलब x1 प्लस x2 n के इक्वल है ना, वरना ये 0 फैक्टोरियल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और उससे करस्पॉन्डिंग आगे प्रोबेबिलिटी भी वो 1 पे कन्वर्ट कर जाएगी, क्योंकि वो 0 ही है तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगा उसका। ये था P1 रेज़ टू पावर x1 है ना, P2 रेज़ टू पावर x2 एंड देन 1 माइनस P1 माइनस P2 इसकी रेज़ टू पावर, ये तुम्हारा आएगा यही वाला n माइनस x1 माइनस x2। ये इन जनरल ऐसा लिखा हमने। तो ये क्या है, बाईवेरिएट बाइनोमियल, जिसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्राइनोमियल क्यों जी, तो वो हमने लास्ट क्लास में बताया था। क्योंकि ट्राइनोमियल कैसे हो जाएगा, यहाँ फिर से x1 x2 कैपिटल x1 स्मॉल x1 टाइम अकर हो रहा है, कैपिटल x2 स्मॉल x2 टाइम अकर हो रहा है। तो एक बैकग्राउंड में बाय डिफॉल्ट एक तीसरा रैंडम वेरिएबल है जो n माइनस x1 माइनस x2 रन हो रहा है, क्योंकि यू हैव डन n ट्रायल्स। ये n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इज n। सो n ट्रायल्स में x1 टाइम ये कैपिटल x1 अकर हुआ है, स्मॉल x2 टाइम कैपिटल x2 अकर हुआ। सो रेस्ट ऑफ द टाइम देयर आर थर्ड वेरिएबल, सो यू कैन एक्सप्लिसिटली राइट, अगर तुम्हें उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में मल्टीनोमियल के लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो ना, x2 इज इक्वल टू x2 और x3 जो है n माइनस x1 माइनस x2, तो वो ऑलरेडी है, तुम बस उसको लिख रहे हो। तो इसी को तुम हटा के चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि इसको हमने स्मॉल x3 कह दिया, और यहाँ हमने ये फिक्स कर लिया कि ओके x1 प्लस x2 प्लस x3 जो है वो n है, क्योंकि हमने इस वाले का नाम रीनेम कर दिया है x3 से। तो ये वाला क्या आ गया, n फैक्टोरियल
x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल x3 फैक्टोरियल, इसका नाम हमने वो रख दिया x3 रख दिया, और ये हो गया p1 रेज़ टू पावर x1, p2 रेज़ टू पावर x2 एंड p3 रेज़ टू पावर x3। और इसीलिए हम इसको, ये वाला जो पीडीएफ है, इसको तुम बाईवेरिएट बाइनोमियल कह सकते हो या इसी को ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो, क्योंकि ट्राइनोमियल के फॉर्म पे ये आ गए। देखो जो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है उसमें n को 3 रखोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, इसलिए इसका नाम ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी है ना। यहाँ ये है कि x1 प्लस x2 x3 है, जो ये सम है, ये n है। ओके, तो इसका अगर तुम मतलब अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका तुम अगर फाइंड करो या इसका तुम फाइंड करो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, तो अभी मैं इसको ही लेके अगर सॉल्व करते हैं, सो व्हाट विल बी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, उसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो, सो व्हाट इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस पीडीएफ, है ना, या बाईवेरिएट बाइनोमियल का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, उसको फिर हम जनरलाइज करेंगे। उसको अगर फाइंड करेंगे, देखो, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन m x1 x2, मैं बाईवेरिएट बाइनोमियल लेकर चल रहा हूँ, सिर्फ x1 x2 यूज कर रहा हूँ, st, ठीक है। इसको 1 माइनस p1 p2 वो तो आएगा, लेकिन मैं P2 प्रूफ करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है डेफिनेशन, tx1 या t1x, हाँ t1, अगर t1 t2 में लिखना है तो t1 t2 में लिख लो, तो लाइक यू कैन राइट t1 t2, तो e रेज़ टू पावर t1 x1 प्लस प्लस पावर t2 में, x2। हाँ ये डेफिनेशन था, है ना, 2 के लिए, 3 के लिए वैसे ऐड होता चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन समेशन आ जाएगा डबल सम x1 x2 के लिए, या एक ही में काम चला सकते हो। सो e रेज़ टू पावर t1 x1 एंड इनटू में कर देता हूँ e रेज़ टू पावर t2 x2, उसी को ओपन कर दिया, मतलब इस वाले को हमने ओपन करके लिख दिया। मतलब एक्सप्रेशन डेफिनेशन को पता है ना कि दिस इनटू इट्स पीएमएफ, डिस्क्रीट है तो पीएमएफ क्या है जी, पीएमएफ वहाँ लिखा है हमने n फैक्टोरियल और x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल n माइनस x1 माइनस x2 फैक्टोरियल, ठीक है, और p1 रेज़ टू पावर x1, p2 रेज़ टू पावर x2, p3 रेज़ टू पावर x3। तो p3 हमने यूज नहीं किया, हमने यहाँ पे उसके जगह पे वही लेके चल रहे हैं n माइन, है ना। सो यहाँ पे आएगा 1 माइनस p1 माइनस p2, यही p3 होता है, और यह है n माइनस x1 माइनस x2। ओके, अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, क्या आता है, यहाँ पे x1 की वैल्यू जो होगी 0 टू n होगी, x2 की वैल्यू 0 टू n होगी। ओके, और हमने ये वाला कंडीशन यूज किया है थर्ड वाला, तो ये कोई जरूरत नहीं है रखने का कि x1 प्लस x2 n होगा, क्योंकि हमने वैसे यूज नहीं किया ना। अगर x3 नाम देंगे तो फिर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 is n, तो हमने वैसा भी कंसिडर नहीं किया है कि सम n है, सो वी आर टेकिंग इन जनरल। सो समेशन, अब इसको फिट करो, मतलब फिट करोगे तो क्या होगा, n फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल n माइनस x1 माइनस x2 फैक्टोरियल। अब देखो ये वाला जो टर्म है इसकी पावर x1 है और यहाँ भी पावर x1 है, इसको तुम एक साथ लिख सकते हो मिक्स करके, क्या लिख सकते हैं, p1 इंटू ई रेज़ टू पावर t1, और इस पूरे की पावर कर देते हैं हम x1, ठीक है। ऐसे ही इस वाले को और इस वाले को मिक्स कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा p2 इंटू ई रेज़ टू पावर t2 और इस पूरे की पावर है x2, ठीक है। और बाकी को ऐसे ऐसे ही रखते हैं, तो बाकी है क्या, बाकी टर्म बचे हमारे पास 1 माइनस p1 माइनस p2 और इसकी पावर है n माइनस x1 माइनस x2। अब वही x1 की वैल्यू 0 टू n, x2 की वैल्यू 0 टू n। अब ये फॉर्मूले पे ही आ गया, उसी फॉर्मूले में जो फॉर्मूला था लास्ट क्लास में, a प्लस बी प्लस सी का पावर n, ये वही फॉर्मूला है। a की जगह है p1 e रेज़ टू पावर t1, b की जगह है p2 e रेज़ टू पावर t2 और c की जगह है 1 माइनस p1 माइनस p2 और इसकी पावर n। मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखा था a प्लस बी प्लस सी की पावर n, यही था वो, n फैक्टोरियल अपॉन, है ना, x1 x2 3, यहाँ a की पावर x1, b की पावर x2, c की पावर x3। ठीक है, पावर का सम तुम देख सकते हो n आ जाएगा, तो बाइनोमियल में यही होता है, पावर हमेशा n रहता है किसी भी टर्म में, सम ऑफ पावर मतलब। ओके, तो ये फॉर्मूला है, उसको यूज किया मैंने, तो क्या आया हमारे पास आया 1 माइनस p1 माइनस p2 प्लस p1 e रेज़ टू पावर t1
प्लस P2 e रेज़ टू पावर T2 है ना, एंड इस पूरे की पावर है n। अब सोचो अगर मैं ये कंडीशन इसमें कंसिडर कर लूँ इसी में कि x1 प्लस एक्स टू n के इक्वल है, क्या है, x1 प्लस एक्स टू n के इक्वल है, मतलब मैं वापस उस वाले केस में जा रहा हूँ है ना, जहाँ यहाँ पे था x1 प्लस एक्स टू n के इक्वल है, सॉरी यहाँ था ना पीछे, तो ये था ना पीएफ जब x1 प्लस एक्स टू n के इक्वल है, तो वो तुम मतलब बताना चाह रहा हूँ यही आ जाएगा, इसका जो ये पीएमएफ आया हुआ है इस तरह से कुछ आ जाएगा। देखो क्या आता है, एनीवे तो अगर वैसे लिखना है तो उसको मतलब अगर जैसे हम एक तो है कि x1 प्लस एक्स टू n कंसिडर करोगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो ये वापस तुम्हारा वही बाइनोमियल वाला फॉर्म में आ जाएगा ना, सिर्फ x1 x2 बचेंगे। अब वो नहीं करे अगर हम इसको x3 लिखे, मतलब 3 के लिए लिखे, जैसे हम लिख रहे थे कि हम जो हमारे पास बाईवेरिएट बाइनोमियल है उसको हमने ट्राइनोमियल के फॉर्म में लिखा है, तो मैंने इसको यूज किया। इसको अगर इस फॉर्म में लिखोगे x3 से रिप्लेस करते हैं। देखो अगर इसको कम वेरिएबल कम करना है तो क्या कर सकते हैं, x1 प्लस एक्स टू n ले लिया तो 2 वेरिएबल में आ जाएगा। वेरिएबल ज्यादा करना है 2 से 3 करना है तो क्या करो, इसको x3 नाम दे दो, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है मल्टीनोमियल के, तो उस तरीके से क्या होगा, ये तुम्हारा P3 हो जाएगा, P3 प्लस P1 रेज़ टू पावर T1 P2 रेज़ टू पावर T2। तो अभी मैं इसके लिए लिख देता हूँ जो हम यहाँ कंसीडर कर रहे थे उसके लिए बता देता हूँ। तो इस वाले का जो mgf है, इस वाले का जो mgf है वो ये आया, जो हम प्रूफ कर रहे थे, इस वाले का mgf तुम्हारे पास आया m है ना, x1 x2 t1 t2, तो इसका हमारे पास आया है 1 माइनस P1 माइनस P2, ठीक है जी, प्लस P1 e रेज़ टू पावर T1 प्लस P2 e रेज़ टू पावर T2 और इसकी पावर n, ये mgf आया इसके लिए। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर x1 प्लस x2 n है या P1 प्लस P2 1 है तो ये क्या रिड्यूस हो जाएगा, दिस विल रिड्यूस टू व्हाट। देखो अगर इसी में तुम इफ P1 प्लस P2 इज 1, ठीक है, एंड x1 प्लस x2 को n कर दिया उस केस में, तो क्या होगा, या P1 प्लस P2 हमने उसको 1 कर दिया, सो ये रिड्यूस क्या होगा, दिस विल रिड्यूस टू व्हाट, ई वाली टर्म बचेगी बस। हाँ मतलब ये हाँ, सो अगर ये हुआ तो ये तुम्हारा चेंज होकर आ जाएगा P1 e रेज़ टू पावर T1 प्लस P2 e रेज़ टू पावर T2 और इसकी पावर n, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। तो वो जो मल्टीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हम क्या लेते हैं, x1 प्लस x2, मतलब इसका मतलब होगा x1 प्लस x2 को हम n ले लिए, ठीक है। तो इस तरीके से और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, थर्ड वाली खुद ही 0 हो जाएगी फैक्टोरियल में, तो पावर 0 हो गई तो 1 हो जाएगा। तो मैं सीधा जनरलाइज करके उसका लिख देता हूं। तो हमने क्या देखा कि अगर दिस विल रिड्यूस टू, so this will reduce to P1 e raised to power T1 plus P2 e raised to power T2 if या when P1 plus P2 is n or 1। so अब मैं इन जनरल बात करता हूँ, जैसे ये है तो इसका क्या आएगा, तो जो हमारे पास मल्टीनोमियल है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए बात करते हैं। तो सबको पीएमएफ तो क्लियर है ना, x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x2, यही यूज करना, xn इज इक्वल टू xk इज इक्वल टू k, इस तरह से है। तो इसका पीएमएफ सबको क्लियर है कि n फैक्टोरियल अपॉन x1 फैक्टोरियल, x2 फैक्टोरियल, xk फैक्टोरियल, p1 रेज़ टू पावर x1, p2 रेज़ टू पावर x2, p3 रेज़ टू पावर x3 एंड सो ऑन pk रेज़ टू पावर xk, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, वेयर समेशन xi इज n, है ना, समेशन pi ये 1 ही होगा और xi can take value what, xi can take value 0 1 2 like binomial till n। तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड पीएमएफ हो गया मल्टीनोमियल का। और इस केस में तुम अगर mgf फाइंड करोगे तो mgf जो होगा x1 x2 xk के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है,
और यहाँ होगा T1 T2 Tk के लिए। तो यहाँ P1 2 है ना, 1 to k समेशन है, यहाँ 1 to k समेशन है। सो इस केस में हम कंसीडर करते हैं P1 प्लस Pk है ना 1 है, तो वैसे क्या आता है, अगर हम कंसीडर नहीं करते हैं सम तो वैसा कुछ आएगा 1 माइनस P1 माइनस P2 माइनस Pk। जब सम 1 नहीं है, अगर तुम ये कंसीडर नहीं कर रहे हो, उस केस में क्या आता है, मैं उसे जनरलाइज कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ आता Pk प्लस P1 e रेज़ टू पावर T1 ऐसा कुछ आता, P2 e रेज़ टू पावर T2 Pk e रेज़ टू पावर Tk ऐसा आएगा। और जब तुम ये कंसीडर कर लोगे P1 प्लस P2 प्लस Pk सम 1 है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये वाले टर्म खत्म हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा तुम्हारे पास, तो उस केस में जो होगा सिर्फ ये टर्म बचेगा जो कि हमने कंसीडर किया था, ठीक है ना। तो वही चीज मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, बस वहाँ P1 P2 तक गया था और यहाँ Pk तक गएगा। अगर हम वो PDF है ना, यहाँ पे n माइनस x1 x2, यहाँ मैं लिखूँ अगर n माइनस x1 माइनस x2 माइनस xk एंड ये हटा दूँ कंडीशन, समझ रहे हो। अगर मैं ये कंडीशन हटा के और ये लिख दूँ कि n माइनस x1 x2 xk घटा के और वहाँ वो, तो उससे ये वाला PMF आएगा। क्लियर है जी। तो अभी मैं इसका लिख देता हूँ आंसर, तो इसका आंसर जो है, इसका जो होगा PMF वो ऐसा है, P1 e raised to power T1 P2 e raised to power T2 and Pk e raised to power Tk, और इस पूरे की पावर हो जाएगी n। ओके, तो इसके लिए अगर दूसरा वाला PDF यूज करें तो फिर 1 माइनस आएगा उसमें, 1 माइनस P1 P2 दिखेगा। अगर यहाँ पे तुम लगाओगे n माइनस x1 x2 xk, तो यहाँ आएगा फिर 1 माइनस P1 P2 Pk, उसकी पावर n माइनस x1 xk, तो यहाँ भी वो टर्म आएंगे, वो चीजें। बट स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, तो इसी को फॉलो करके चलो मल्टीनोमियल के लिए। ओके, अब थोड़ा आते हैं एक और नाम लिखा था कंडीशनल का, है ना। तो कंडीशनल का क्या होगा, अच्छा अगर कोवेरिएंस तुम्हें प्रूव करना हो दो के लिए जो हमने लिखा था, सो इफ यू वांट टू प्रूव दैट, तुम उसको प्रूव कर सकते हो, है ना। जैसे इन जनरल अगर प्रूव करना हो, तो यहाँ से हमारे पास MGF आ गया है। तुम लोगों को ये पता ना, MGF अगर हमें पता है तो, है ना, ये वाला केस अगर हटा भी तुम इन जनरल करना चाहो, सो व्हाट यू कैन डू, MGF को यूज करके हम कैसे एक्सपेक्टेशन निकालते हैं। सो जैसे हम 2 के लिए डिस्कस कर रहे थे, है ना, तुम्हें पता है कि जैसे जब हमने जब फाइंड किया, जो बाईवेरिएट बाइनोमियल है, या इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, सो या यही ट्राइनोमियल है। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमारा जो x1 x2 के टर्म में जो ये आया 1 माइनस P1 माइनस P2, ठीक है, मैं x1 x2 में लिख रहा हूँ, 3 में लिखूंगा फिर वो प्लस P1 e रेज़ टू पावर T1 P2 e रेज़ टू पावर T2, ये आया था। अगर तुम्हें वेरीफाई करना हो तो यहाँ से तुम्हें पता है कि इसको डिफरेंशिएट करोगे T1 के रेस्पेक्ट में, इस m को, तो तुम्हें क्या मिलेगा, e ऑफ x1। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे T2 के रेस्पेक्ट में, तो सेकेंड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, सो इस m का मतलब MGF का, तो यू विल गेट e ऑफ x2। और अगर दोनों के रेस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट एट अ टाइम, del 2 अपॉन del T1 del T2, तो आपको क्या मिलेगा, e ऑफ x1 कॉमा x2, सॉरी e ऑफ x1 इंटू x2, है ना। अब हमें पता है यहाँ से तुम वो निकाल पाओगे, अब कोवेरिएंस चाहिए, सो कोवेरिएंस ऑफ x1 कॉमा x2, तो फॉर्मूला हमें पता है e ऑफ x1 x2 माइनस e x1 e x2। अब ये तुम अभी क्लास के बाद वेरीफाई करना, कुछ नहीं, इसको डिफरेंशिएट करना सबको आता ही है, जस्ट इसको पावर n है, इसको डिफरेंशिएट करना T1 के रेस्पेक्ट में, T2 के रेस्पेक्ट में, फिर दोनों के रेस्पेक्ट में, है ना। उसके बाद इसमें पुट कर लो, तो आंसर जो आएगा आएगा माइनस n P1 P2। प्रूफ देखना हो तो साहू में किया हुआ है, यू कैन सकते हैं, या जो भी बुक तुम फॉलो करते हो उसमें किया होगा, तो ये आ जाएगा। इसी को जनरलाइज कर लेंगे, तो xi xj के लिए इन जनरल कोवेरिएंस ऑफ xi xj, है ना, वो जनरल, तो इस यू विल गेट n pi pj, ठीक है, i डिफरेंट फ्रॉम j। सर अगर MGF ऑफ x1 निकालना हो, MGF ऑफ x2 निकालना हो, तो वो एक बताए थे ना ज्वाइंट MGF में
कि एक को 0 कर देंगे तो एक का निकल जाएगा, दूसरे का निकल जाएगा। करके देखो हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर x1 का निकालना है तो अगर x2 को 0 रख देंगे, यानी कि t2 को 0 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस p1 माइनस p2 प्लस p1 e टू द पावर t1 होल पावर n। लेकिन ऐसे तो अगर हमको आना चाहिए क्या, मतलब 1 माइनस p1 प्लस p1 e टू द पावर t होल पावर n, यानी कि p2 नहीं आना चाहिए, इसमें p2 आ रहा है। एक प्लस से माइनस कट कट जाएगा। जाएगा ना सर सर, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना, जिसमें समेशन xi इक्वल्स टू n, उसमें अगर डिफरेंशिएट करो ना तो वो एक्सपेक्टेशन npi होगा। इसके अंदर p1 p2 दोनों बचता है। ओके, तुम वो वाला नहीं यूज। बचेगा सर, अगर इसमें अगर T2 को 0 पुट करते हैं हम अगर, ठीक है, तो ये मिल क्या रहा यहाँ है कटेगा, ध्यान नहीं दी, यहाँ जब 0 पुट P2 करोगे तो और- टर्म 0 नहीं हो रहा है, हाँ, टर्म टर्म 0 0 थोड़ी नहीं हो हो रहा रहा है, चेक करो, टर्म 1 हो रहा है, मतलब 1 हाँ इंटू सर, हो रहा है, समझ आया कुछ? हाँ, तो वही बात होगा, सेम है, नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ जब 0 रखेंगे T2 को, तो मतलब ये कहना चाह रही थी m पावर T1 0 कॉमा हो 0, जाएगा। तो m x1t आ जाएगा, मतलब ये है T1 आ जाएगा, हाँ होगा। और m ऑफ 0 कॉमा T2, तो ये तुम्हारा m x2 T2 आ जाएगा, इंडिविजुअल हो जाएगा। और प्रोडक्ट दोनों का नहीं होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट तुमने कंसीडर नहीं किया था ना, अगर इंडिपेंडेंट होता तो इसका प्रोडक्ट उसके इक्वल होता, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है, इन जनरल है, तो ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट में प्रोडक्ट इक्वल होता है ना। मैंने पढ़ा हुआ है कि लाइक m ऑफ x1 x2 T1 कॉमा T2 जो होगा ये प्रोडक्ट होगा, अगर वो इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट होगा तब ऐसा होगा, ऐसे यहाँ पे नहीं होगा, है ना। सो इफ इंडिपेंडेंट देन दिस विल होल्ड। और इंडिपेंडेंट होने के लिए फिर ये भी है, तो ये भी है, और फिर वो भी होता है m ऑफ x1 प्लस x2 अलोन, है ना, इसका t रखते हैं, तो m ऑफ x1 t, और ये भी एक फॉर्मूला यूजफुल था, यूजफुल है ना, यहाँ सिर्फ t है, ठीक है, क्योंकि x1 प्लस एक रैंडम है, सो कैन यूज दिस वन। अगर इंडिपेंडेंट है तो इस केस में दोनों रिजल्ट है। दिस विल होल्ड, है ना, जॉइंट MGF विल बी प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, एंड जो सम है उसका जो MGF होगा दैट विल बी प्रोडक्ट, है ना। यहाँ t सेम है, यू कैन सी एवरीवेयर, यू सी द t ऑल आर एक सिंगल t, और यहाँ T1 T2 है, क्योंकि डिफरेंट उसके लिए रैंडम वेरिएबल के लिए T1 T2 फर्स्ट वाले में। ओके, अब क्या है, जैसे तो साहू वाले बुक का नोटेशन थोड़ा फॉलो करें, तो इसमें ये लोग ऐसे लिखते हैं, मतलब जो बाईवेरिएट बाइनोमियल है, जिसका ये नोटेशन लेके ऐसे चलता है, x1 x2, मतलब x1 इंडिविजुअली बाइनोमियल तो है ही, और x2 इंडिविजुअली बाइनोमियल है, जॉइंट में इसका नोटेशन इसने यूज किया है बाइनोमियल np1 p2, है ना, जिसका हमने अभी MGF इसका फाइंड किया है इन जनरल। तो इस केस में हमारे पास ये आया 1 माइनस p1 माइनस p2 वाला, p1 है ना, ये था। अब क्या है, इसी को अगर हम यूज करें, एंड चलो इसका जो PDF हम यूज कर रहे हैं वो कुछ ऐसा यूज कर रहे हैं, t ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू x2, तो इसका जो यूज कर रहे हैं n फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल n माइनस x1 माइनस x2। देखो इन जनरल केस है, वो पर्टिकुलर केस है, जब जनरल केस में कोई चीज होल्ड करेगी तो पर्टिकुलरली होल्ड करना ही है, ठीक है ना। तो यहाँ x1 प्लस x2 कुछ भी हो सकता है, जब हम n फिक्स कर देते हैं तो वो आसान कैसे हो जाती है, जो मल्टीनोमियल में उसने आसान बनाने के लिए वैसा PDF लिख दिया है। सो x1 p2 रेज़ टू पावर x2, और ये था 1 माइनस p1 माइनस p2। तो अभी हम क्या कोशिश करेंगे, कंडीशनल PMF निकालने का। तो अभी हमारे पास 2 रैंडम वेरिएबल है, ये जनरल केस है ना, किसी को रेस्ट्रिक्ट करके तुम इजी केस बना सकते हो। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द x1 इज इक्वल टू x1 गिवन x2 इज इक्वल टू x2, ये क्या आएगा, इसको ट्राई करके देखो। PMF तुम्हारे पास है, जॉइंट PMF है,
इंडिविजुअल भी है, इंडिविजुअली यू नो अलोन x1 इज बाइनोमियल n कॉमा p1 एंड अलोन x2 इज बाइनोमियल n कॉमा p2, और ज्वाइंट ये है, इंडिपेंडेंट नहीं है इसलिए प्रोडक्ट नहीं होगा दोनों का ही, है ना। जो ज्वाइंट पीएमएफ है वो मार्जिनल का प्रोडक्ट नहीं होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस। ट्राई करके देखो, ये फाइंड करो, फिर उसके बाद मतलब फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला सबको पता है ना जी, x1 इज इक्वल टू x1 कॉमा, तो जो कंडीशनल इवेंट्स का फॉर्मूला था वही यूज करते हैं हम लोग। है ना, इसको यूज करो, सिंप्लीफाई करो। इसका तुम्हें पहले से ही पता है, तुम्हें इतना अलग से यू कैन फाइंड अलोन। सिंप्लीफाई करके बताओ जी क्या आएगा। मतलब ये 2 लाइन बचा है, मैं कह रहा हूँ इसको अलग से, तुम हम लोग क्या करते थे मार्जिनल से, हमें अगर सॉरी ज्वाइंट से मार्जिनल चाहिए था तो हम क्या करते थे, फिर हम उसका इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूअस है तो और डिस्क्रीट है तो समेशन लेते थे दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। बट यहाँ तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन पहले से ही पता है तो वो कोई जरूरी नहीं है करना, तुम्हें x2 के बारे में पता है, x1 के बारे में पता है पहले से, और ज्वाइंट के बारे में भी पता है, ज्वाइंट ये है तो यूज करो और बस डिवाइड करो, डिवाइड करना है, करके बताओ। बाइनोमियल ही फॉलो करेगा n माइनस x2 कॉमा p1। देखो जैसे क्या होगा, मैं पुट करता हूँ, हाँ ठीक है, जैसे क्योंकि इसका तो मुझे पता है तो इसका हमारे पास जो पीडीएफ है वो बस ऐसा है पीएमएफ n फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल n माइनस x1 माइनस x2 फैक्टोरियल, है ना, और p1 रेज़ टू पावर x1 p2 रेज़ टू पावर x2 1 माइनस p1 माइनस p2 रेज़ टू पावर n माइनस x1 माइनस x2 अपॉन, अब x2 अलोन इज अ बाइनोमियल, ठीक है, तो इसका क्या है जी, मतलब x2 एक सिंगल बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, तो इसका NCR वाला फॉर्मूला NCR, R की जगह x2 है और ये x2 है तो यहाँ p2 यूज करेंगे, p2 रेज़ टू पावर x2 एंड q की जगह q2 को तुम लिख सकते हो तो q2 इज नथिंग बट 1 माइनस p2, तो q2 होगा क्या होगा 1 माइनस p2 रेज़ टू पावर n माइनस r। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। सो सिंप्लीफाई करोगे तो NC, इसको भी ओपन कर देता हूं मैं NC x2 को, तो NC x2 कुछ और नहीं होता है n फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल n माइनस x2 फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो क्या हुआ यहाँ से x2 फैक्टोरियल कैंसिल, n फैक्टोरियल कैंसिल, तो बचा क्या, तो हमारे पास अभी है ये जो डिनोमिनेटर में एक टर्म बचे हैं सबसे नीचे वो ऊपर जाएगा, सो n माइनस x2 फैक्टोरियल वाले टर्म ऊपर न्यूमरेटर में गया, यहाँ बचा तुम्हारे पास x1 फैक्टोरियल और बचा हुआ है n माइनस x1 माइनस x2 फैक्टोरियल, और बाकी देखो जी p1 की पावर न्यूमरेटर में है तुम्हारे पास x1 और नीचे तो है ही नहीं, तो चलो ऐसे लिख देते हैं p1 की पावर x1, p2 की पावर न्यूमरेटर में है x2 और डिनोमिनेटर में भी x2, तो क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा जी, क्या होगा, इसको डिनोमिनेटर के ऊपर ले जाओ, मतलब पहले से ऊपर है हमारे पास 1 माइनस p1 माइनस p2, इसकी पावर है n माइनस x1 माइनस x2, और जो डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म है इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो क्या होता है जी 1/x को तुम लिख देते हो x की पावर -1, 1/x² को लिख देते हो x की पावर -2, तो उस तरीके से इसको लिखो, सो 1 माइनस p2 की पावर माइनस ऑफ n माइनस x2, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा x2 माइनस n, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। यस सर। ओके अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, सो कॉम्बिनेशन की टर्म में आ जाएगा जो। फिर n माइनस x2 ही रहने दीजिए ना, वहाँ पे एक बार और x1 माइनस कर देंगे और एक प्लस कर देंगे। ओके तो
फिर दोनों को कंबाइन करके एग्जाम। ठीक है, तो इसको मुझे पहले फॉर्म में लिखना है, 1 मिनट। तो इसको क्या करता हूँ मैं, इसको तुम अलग अलग कर सकते हो, 1 मिनट। क्या करूँ? तो सर ये वाले को 1 माइनस P2 को हाँ 1 माइनस P2 के पावर हो जाएगा n माइनस x1 माइनस x2। x1 एक माइनस किए है तो एक बार प्लस करेंगे। हाँ मैं समझ रहे प्लस करेंगे, बट तो इसको डिनोमिनेटर में रखो या न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा? सर डिनोमिनेटर में ही रखो। चलो ठीक है, दोनों में हो जाएगा। कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो 1 माइनस P2 इसकी पावर अभी है n माइनस x2। ओके, तो अब क्या करते हैं, माइनस x1 एडजस्ट कर दो 1 माइनस ओके इसमें माइनस x1 प्लस x1 कर देते हैं मान लो ऐसे। तो इसको अगले स्टेप में थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा n माइनस x2। हाँ कॉम्बिनेशन की टर्म में भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ इसको, अच्छा तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, NCR हो गया ना, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो n माइनस x2 चूज x1 या चूज n, कोई भी एक लिख दो। और अब मुझे पावर x1 बनाना है। किसका पावर x1 बनाऊं? P1 अपॉन 1 माइनस P2, इसकी पावर x1 बना दो। यस सर, 1 माइनस P1 अपॉन 1 माइनस P2। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ऐसा ना, P2 वाला कट कट जाएगा जाएगा plus सर, P1। एक टर्म कट जाएगी। ओके एक मिनट। तो सिंप्लीफाई करता हूँ, क्या बचेगा? 1 माइनस P1 अपॉन हाँ अपॉन ओके 1 ओके नहीं सर, सिर्फ P1 के डिनोमिनेटर P1 में के 1 माइनस कौन P2। आएगा सर? मतलब क्या आएगा, समझा नहीं। जैसे 1 माइनस Q लिखते हैं ना, वैसे 1 माइनस P1 वन अपॉन बाहर 1 आएगा, माइनस वन बाहर P2। आएगा, ऊपर वाला। ओके ओके हम समझ गए, सेपरेट आएगा। तुम जो कह रहे हो उसको सिंप्लीफाई कर रहे हो। ओके ठीक है, मतलब वो ठीक था पहले, उसी को सिंप्लीफाई करके यू कैन राइट लाइक दिस। हाँ, P1 अपॉन 1 माइनस P2। हाँ तो वही था जो मैं पहले लिखा था, उसको सेपरेट कर देंगे। मतलब लाइक देखो जी, जिनको भी प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे क्या है, इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया है। जैसे ये जो डिनोमिनेटर है, यहाँ हमने x1 को एडजस्ट किया है, तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसा कर देता हूँ, इनटू में 1 माइनस P2 की पावर है x1। अब ये वाली चीज एक साथ लिख दिया हमने। अब इस वाली को एक साथ लिख दो, फिर 1 माइनस P1 माइनस P2 है तो उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, मतलब इन द बिगिनिंग यू कैन राइट इट लाइक 1 माइनस P1 माइनस P2 होल अपॉन 1 माइनस P2, और इसी को ओपन कर दो। तो सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये हो जाएगा n माइनस x1 c x1 एंड सॉरी n माइनस x2 c x1। ये हो गया P1 अपॉन 1 माइनस P2 की पावर x1, और इसको इसे 1 माइनस P2 को तुम पहले लिख दो, तो 1 माइनस P2 अपॉन 1 माइनस P2 1 हो गया, और माइनस P1 अपॉन 1 माइनस P2 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो n माइनस x1 माइनस x2। तो इससे ये पता चला कि हम क्या फाइंड कर रहे थे, हम फाइंड कर रहे थे PMF ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 गिवन x2 इज इक्वल टू x2। तो x2 कुछ गिवन होगा, दिस इज बाइनोमियल फॉर n की जगह है n माइनस x2 हाँ n माइनस x2, और P1 अपॉन 1 माइनस P2। p की जगह है P1 अपॉन 1 माइनस P2, इस तरह से। ओके तो ये हमने फाइंड किया। अब क्या है इसका एक्सपेक्टेशन, तो इसको यूज करके इफ दे विल आस्क यू व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन x2 इज इक्वल टू x2, तो तुम्हें पता, आपने डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया। हाँ n माइनस x2 P1 अपॉन 1 माइनस P2 मल्टीप्लिकेशन np। npq n, तो n की जगह क्या था जी, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना x1 गिवन x2 का, तो उसका मीन होता है npq। तो n की जगह क्या होगा, n माइनस x2 ना। एनपी होगा ना सर, खाली हाँ खाली एनपी होगा। np। तो आंसर तुम्हारा क्या है, क्या बोल रहे हो तुम? सर आपने ना npq बोला। हाँ सॉरी, अरे हाँ वेरिएंस बोल दिया मैंने, सॉरी या हाँ ठीक है। तो ये यही होगा n माइनस x2 P1 अपॉन 1 माइनस P2। हाँ ठीक है, वो वेरिएंस में बोल दिया। ओके, मीन इज ओनली np, तो मीन n इज दिस, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मीन निकालना है मुझे, इसका है ना मीन निकालना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आया, सो इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन चाहिए, तो मीन होता है np, तो np, तो इस तरीके से आ गया।
n minus x2 टाइम p1 और अपॉन 1 minus p2। ठीक है, तो ये हो गया कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन x2। वैसे ही उल्टा भी हो जाएगा, x2 गिवन x1, वो बस इंटरचेंज हो जाएगा, x1 x2 को इंटरचेंज करना है। ओके, वेरिएंस क्या होगा जी? अगर हम पूछे व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x1 गिवन x2, सर n minus x2 p1 1 minus p1 minus p2 हाँ upon- npq है ना। ओके, हाँ 1 minus p1 upon 1 minus p2। अब इसको है ना सिंप्लीफाई करना चाहो तो यू कैन सिंप्लीफाई, सो इट विल बी समथिंग लाइक n minus x2 p1 तो ऊपर ही रखो, वहां हो जाएगा 1 minus p1 minus p2 न्यूमरेटर में, और नीचे हो जाएगा 1 minus p2 का होल स्क्वायर है ना। सो इस तरीके से ये फॉर्मूला आ गया, मतलब तो वेरिएंस आ गया। तो कंडीशनल पीएमएफ भी आ गया, मीन भी आ गया, और एक्सपेक्ट मतलब x1 x2 को तुम्हें इंटरचेंज करना हो तो बस x2 को x1 x1 को x2 कर दो, p2 को p1 p1 को p2 कर दो, तो वही आंसर आ जाएगा। मतलब x2 गिवन x1 चाहिए तो बस उल्टा कर दो, p1 को p2 और p2 को p1, x1 को x2 x2 को x1, तो उससे आ जाएगा। तो ये हो गया कंडीशनल। ओके, तो यही सब चीजें हमें थोड़ा देखना था, तो यही सब था हमारे पास। अब इसको जनरलाइज भी कर सकते हो, लाइक देखो जैसे तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा हमने x1 x2 में लिखा है, तुम xi xj कर सकते हो इसको, यू कैन डू xi xj। कैसे करना है? जैसे 1 को मैं i लिख देता हूँ, 2 को j लिख देता हूँ, तो जहां जहां 1 दिख रहा है i कर दो, जहां जहां 2 दिख रहा है वहां j कर दो, तो वेरिएंस ऑफ xi गिवन xj आ जाएगा। इस तरीके से जनरलाइज करना है। ओके, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हो। पीएमएफ भी ऐसे ही आ जाएगा, है ना, xi गिवन xj है तो वैसे ही होगा, क्योंकि इंडिविजुअली xi xj बोथ आर बाइनोमियल, जो उसका मार्जिनल है, सो दे विल फॉलो लाइक दिस, है ना। x1 गिवन x2 क्या होगा, n माइनस xi गिवन xj होगा n माइनस, है ना। इसको अगर मैं लिख के दिखाऊं तो क्या होगा जी? अगर पूछता है व्हाट इज द कंडीशनल पीएमएफ ऑफ xi ना इक्वल टू स्मॉल xi गिवन xj इज इक्वल टू स्मॉल xj, तो हमारे पास है कि अच्छा प्रोबेबिलिटी ना लेकर सीधा मैं डिस्ट्रीब्यूशन लिख देता हूँ। सो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, बाइनोमियल। सो दिस विल हैव, तो ये प्रोबेबिलिटी तो वहां लिखा था, इसको तुम प्रोबेबिलिटी हटा, दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल, क्या होगा n माइनस xj xj और pi upon 1 minus pj। इस तरीके से, ठीक है। तो ये जनरलाइज कर सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है xi गिवन xj का ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब बाकी चीजें ऐसे निकल जाएंगे, तो जनरलाइज करना था, मतलब सिलेबस देखोगे तो उसमें यही लिखा है कि मल्टीनोमियल एज अ जनरलाइजेशन ऑफ बाइनोमियल, तो तुम्हें बाइनोमियल से जनरलाइज करके जी। सिलेबस में सिर्फ कंडीशनल नहीं दे रखा बाइनोमियल का, नॉर्मल का दे रखा। ओके ठीक है, फिर उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि जो लिखा है क्वेश्चन उसी पे बेस्ड आएगा, वो एक्स्ट्रा नहीं आएगा। दे विल ओनली आस्क यू व्हाट दे हैव आस्क्ड, है ना। सो कैन चेक। है ना। सो अब अभी आज नॉर्मल भी कर ही लेते हैं, वो भी इजी है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में उसके आगे जो कन्वर्जेंस एंड प्रोबेबिलिटी है वो है। अभी तरह बच्चों का एग्जाम चल रहा है इसलिए क्लास रेगुलर नहीं हो रहा है, वरना रेगुलर होता है बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि हमें 18 तक पहुंचना है, 18 चैप्टर तक। ठीक है, तो ये हमने अभी देखा है कि बाइनोमियल को कैसे जनरलाइज करते हैं मल्टीनोमियल तक जाने के लिए, है ना, वो चीज़ है। फिर मोमेंट्स फाइंड किया, कोरिलेशन फाइंड किया, मार्जिनल फाइंड किया। अच्छा मार्जिनल तो पता ही है तुम्हें, मार्जिनल का क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब सम जो होगा। अच्छा जैसे बाइनोमियल में तुम जानते हो, है ना, अगर x जो है बाइनोमियल n1p है और x2 जो है बाइनोमियल n2p है, तो उस केस में x प्लस, तब जैसे तुम वैसे जानते होगे ना, जैसे बाइनोमियल n1 कॉमा p और x2 जो है बाइनोमियल n2 कॉमा p है, तो उस केस में क्या होता है, x1 प्लस x2 जो होता है बाइनोमियल n1 प्लस n2p हो जाता है, ये होता है ना। लेकिन वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फॉर द इंडिपेंडेंट। ओके
अब इसी तरह प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो प्रॉब्लम मुझे लगता है मैं नेक्स्ट क्लास में कलेक्ट करता हूँ। और अभी थोड़ा इसको देखते हैं, देखेंगे बाई वेरिएट नॉर्मल। इसमें तुम्हें मार्जिनल फाइंड करना है, कंडीशनल फाइंड करना है, उसका कुछ प्रॉपर्टीज देखने हैं। ओके तो चैप्टर 11 में तुम्हें इतना ही करना है, 11 खत्म हो गया, ठीक है। चैप्टर 12 जो है उसमें भी सब कुछ नहीं देखना है, ओनली यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तुम्हें सिर्फ ये देखना है बाई वेरिएट नॉर्मल। सो यूनिवेरिएट में तुम सबको पता है यूनिवेरिएट के बारे में पहले से। तो बाईवेरिएट का पीडीएफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। सो फॉर द सिंगल वेरिएबल क्या होता है, फॉर x इज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, सो वी ऑल नो दैट fx of x is 1 by root 2 pi outside sigma e raised to power minus half x minus mu upon sigma whole square, है ना, and x can take any real value. अब क्या बात करना है कि x कॉमा y, ठीक है, बाईवेरिएट के लिए। सो दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल, तो यहाँ मीन होगा μ1 μ2, सो xy की जगह यू कैन यूज x1 x2 और xy भी चलेगा, तो प्रॉब्लम नहीं है ना। सो μ1 μ2 और क्या पैरामीटर होते हैं, सर नॉर्मल में म्यू और सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस यहाँ कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी आएंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो ये 0 होगा, लेकिन इन जनरल हम इंडिपेंडेंट अज्यूम करके नहीं चलेंगे, है ना। सो यू विल हैव दिस रो, so where you know what is the meaning of mu1, so mu1 is e of x1, what is the meaning of mu2, e of x2, what is the meaning of sigma square, this is variance of x1, and what is the meaning of sigma 2 square, variance of x2, what is the meaning of a row, correlation coefficient between x1 and x2, correlation coefficient between x1 x2, और इसका फॉर्मूला भी सबको पता होगा सर, कोवेरिएंस x1 x2 अपॉन रूट अंडर variance of x1 into variance या स्टैंडर्ड डेविएशन x1 स्टैंडर्ड डेविएशन x2। ओके, तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो फिर वो है ना, जो जॉइंट पीडीएफ होगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, एज वी नो, है ना। सो इफ इंडिपेंडेंट तो इंडिपेंडेंट होगा, इफ x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट, so then we know this thing x1 x2 जो है small x1 small x2, that you can write as this thing, and in this case you will see rho is 0, है ना। so ये होता है कि उस केस में ये 0 हो जाता है, otherwise it will be some non-zero quantity, so maybe anything. So question is, what is the joint PDF? Yes. So how do you write? 1 upon root 2 pi sigma 1, 1 upon root 2 pi sigma 2 into root under 1 minus rho square। तो मैं इसका ज्वाइंट पीडीएफ लिख रहा हूँ बाईवेरिएट नॉर्मल का, e raised to power minus half, और यही मैं लिख देता हूँ साथ में 1 minus rho square ओके। अब आगे ब्रैकेट में तो -1 upon 2 times 1 minus rho square, क्या लिखते हैं जी, सो लाइक x minus mu1 by upon sigma 1 होल स्क्वायर सिंगल के लिए, फिर x minus mu2 upon sigma 2 होल स्क्वायर, x1 x2 होगा sir, x1 minus mu1 upon sigma 1, राइट, x1 minus mu1 x2 minus mu2,
एंड अब थर्ड टर्म आएगा ड्यू टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इंडिपेंडेंट होता तो यू कैन प्रेडिक्ट लाइक दैट, सो बट इट इज नॉट इन जनरल माइनस ना, माइनस होगा, सो माइनस क्या होगा 2 टाइम रो 2 rows x1 minus mu1 by sigma सिग्मा 1 इनटू into x2 minus mu2 का गुना। हाँ x2 माइनस mu2 अपॉन सिग्मा 2, इस तरीके से। तो ये जॉइंट है ना, मतलब बाइवेरिएट नॉर्मल का जॉइंट पीडीएफ है आपके पास। अब सिंपल यू कैन इमेजिन इफ रो इज 0, चलो हम हर जगह रो को 0 रख देते हैं, तो सिंपली क्या होगा, देन हम देखते हैं क्या आता है। सो रो 0 है, जरूरी मतलब इंडिपेंडेंट जरूरी नहीं होता है, बट इंडिपेंडेंट है तो रो 0 होगा, तो हम अज्यूम कर रहे हैं इस तरह से, तो रो 0 पुट करके देखते हैं। सो व्हाट यू विल सी 1 अपॉन, है ना, तो ये रो 0 हो गया, सो वही 1 अपॉन रूट 2 पाई सिग्मा 1 रूट 2 पाई, तो इसको एक साथ 2 पाई लिख सकते हो, सिग्मा 2 रो 0 कर दिया तुमने, सो ई रेज़ टू पावर माइनस हाफ रो 0 हो गया, सो x1 माइनस mu1 अपॉन सिग्मा 1 होल स्क्वायर, देन x2 माइनस mu2 अपॉन सिग्मा 2 होल स्क्वायर, बाकी 0 हो गया, है ना, एंड यू कैन ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स, सो सिंपली यू विल सी ओके, सो 1 बाई, है ना, रूट 2 पाई सिग्मा 1 ई रेज़ टू पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 1 होल स्क्वायर एंड दिस अपॉन यहाँ x1 होगा, है ना, और यहाँ x2 होगा, इस तरह से। सो ये इंडिविजुअली प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स हो गया। तो नॉर्मल में ऐसा हो रहा है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, जो बाइवेरिएट का लिखा है उससे हमने ब्रेक कर दिया, सो यू गेट इट इंडिपेंडेंट। ओके, तो इंडिविजुअली तो हमें पता ही है मीन उनका ना, जैसे इंडिविजुअली वी नो द मीन ऑफ x1 अलोन, मीन ऑफ x2 अलोन, सो मेन थिंग जानने की जरूरत है, वेरिएंस ऑफ x1 वी नो, वेरिएंस ऑफ x2 वी नो, सो वी शुड नो व्हाट इज द कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2। अच्छा, उसको भी तुम लिख ही पाओगे क्योंकि रो के टर्म में लिख सकते हैं ना, तो यू कैन सिंपली राइट इन टर्म्स ऑफ रो एंड mu1 mu2 ऑल, क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, देखो जो हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट था वो ये था कोवेरिएंस, ये था ना कोवेरिएंस x1 x2, इन जनरल बात कर रहा हूँ फिर से मैं, ठीक है, इन जनरल। सो ये था सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्योंकि वेरिएंस का रूट, सो यहाँ से सिंपली यू कैन टेल कोवेरिएंस रो सिग्मा, ठीक है ना, ये कोई डाउट तो नहीं है ना। कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये है, so correlation coefficient is rho, so covariance you can write this way in terms of मतलब correlation coefficient। what is the mgf, so देखो in general single variable में क्या होता है, alone if you write, यहाँ जैसे मैं लिख रहा था, so here अगर मैं लिखूं what is the x1 का mgf क्या है, e raised to mu1 t1 1 by 2 sigma 1 square t square t1 स्क्वायर, इस तरह से। सिमिलरली ये आइडेंटिकल है, मतलब अभी अलोन दोनों का सेम ही रहेगा, तो एग्जैक्टली इस तरह से होगा mu2 t2 जो सफिक्स सिग्मा 2 स्क्वायर t2 स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है, ये तो इंडिविजुअली है ना, x1 अलोन का x2 अलोन का, व्हाट इज द जॉइंट mgf, तो ये देखना है कि व्हाट इज द जॉइंट mgf, और इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर इंडिपेंडेंट है तो वी कैन डू सिंपली प्रोडक्ट, बट ये नहीं है, सो this will be something else than the product। okay, तो क्या आएगा, किसको याद है बताओ, what is the joint mgf, e to the power mu1 t1 e plus raised mu2 e raised to power mu1 t1 plus half sigma 1 square t square, इतना तो आएगा ही, प्लस mu2 t2 हाफ सिग्मा 2 स्क्वायर t2 स्क्वायर, प्लस कुछ एक्स्ट्रा टर्म आएगा ड्यू टू, है ना, कोरिलेशन बिटवीन देम, रो t1 सो हाँ रो
T1 T2, ठीक है। आगे सिग्मा 1 सिग्मा 2। सो एक मिनट, रो इसको ऐसा लिखते हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 2 लगेगा सर आगे। नहीं, रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 T1 T2 हाँ ठीक है ना, वो हाफ मैंने इंडिविजुअली लिया हाफ मैंने। हाँ, तो इस तरीके से आएगा ये। प्रूफ भी वैसे किया जा सकता है, जैसे हम जनरली लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज़ टू पावर T1 x1 प्लस T2 x2 तरीके से ना। सो विल गेट दिस, है ना। तो यहाँ से अगर तुम इसको ब्रेक करना चाहो तो इस तरह सोच सकते हो e रेज़ टू पावर μ1 T1 प्लस हाफ सिग्मा 1 स्क्वायर T1 स्क्वायर इनटू में e रेज़ टू पावर μ2 T2 प्लस हाफ सिग्मा 2 स्क्वायर T2 स्क्वायर। इस तरह याद रख सकते हो ना तुम्हें अगर भूल जाओ तो। फिर रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 T1 T2, और अगर रो 0 है तो तुम सिंपली यहाँ देख पाओगे कि ये वाली टर्म पावर 0 हो जाएंगे तो पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इंटू समथिंग वो आ जाएगा। सो ये चीज आ रहा है ना, ड्यू टू ना नॉट गिवन इंडिपेंडेंस। अगर इंडिपेंडेंट है तो वो 0 हो जाएगा, देन यू विल गेट द प्रोडक्ट। ओके, अब क्वेश्चन है सो ज्वाइंट, तुम्हें मेनली याद रखना है ज्वाइंट PDF एंड ज्वाइंट MGF। ओके, सो इस MGF को यूज करके यू कैन फाइंड EXY, क्योंकि EX यू ऑलरेडी नो, सो यू डोंट नीड टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू T1, मतलब पता करने के लिए वैसे तो पता ही है। X2 का तो पता ही है, बट यू नीड टू कैलकुलेट E ऑफ X1 X2 अगर जरूरत पड़ती है। So, क्या करोगे, देन यू नो द वे, हम MGF को डबल डिफरेंशिएट कर देंगे, 1 विथ रिस्पेक्ट टू T1 एंड विथ रिस्पेक्ट टू T2 पार्शियल डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट next is how to find conditional PDF of y given x या x given y. How to find conditional PDF of x मान लो given y is equal to y like this, या x1 है ना x2 वही बात है। So अगर x1 x2 लिखना है so you can write x1 given x2. So what is the PDF of x1 given x2 is equal to x2, इस तरीके से। So इसको फाइंड करके देखो, so what you will get again using the definition of conditional क्या होगा, f of x1 comma x2 by f of x2 sorry x1, so write this, यहाँ फाइंड करें x1 given x2, so f of x1 x2 upon fx of x2। अब ये तुम्हें पता है इसका और ये भी पता है, जस्ट यू हैव टू डिवाइड देम। है ना, दोनों का हमें पीएम तो पता है, ये बस थोड़ा कैलकुलेशन बहुत है ना ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, बट यू नो बोथ थिंग, जिसका भी मुझे पता है फॉर्मूला, इसका भी पता है, अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। करके देखते हैं, देखो तो क्या होगा, 1/√2 पाई सिग्मा 1 था ना, √2 पाई सिग्मा 2 रूट अंडर 1 माइनस रो स्क्वायर and then e raised to power, बहुत complicated sum था, 1/2 1 minus rho square this
x1 माइनस म्यू वन अपॉन सिग्मा वन इसका होल स्क्वायर था, ठीक है, एंड माइनस रो टाइम ठीक है ना, माइनस 2 रो टाइम होगा, हाँ क्योंकि आप आ रहे हैं, तो x1 माइनस म्यू वन अपॉन सिग्मा वन एंड x2 माइनस म्यू टू अपॉन सिग्मा टू। इसको डिवाइड करना है इससे, सो 1/√2 सिग्मा वन है ना, सिग्मा टू, क्योंकि हम x2 का लिख रहे हैं, e⁻⁻½ x2 माइनस म्यू टू अपॉन सिग्मा टू का होल स्क्वायर है ना। अब इसको कैंसिल, जो भी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं जैसे है ना, ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और ये वाला टर्म जो होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वहाँ पे, नहीं ओके, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, क्या बचा यहाँ पे, यू हैव 1/√2 सिग्मा वन रूट अंडर 1 माइनस रो स्क्वायर, और मैं x1 गिवन x2 लिख रहा हूँ, ठीक है, e⁻⁻, अब इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, नहीं डायरेक्टली क्या आएगा सर एक्सपोनेंशियल वाला जो टर्म है सर, उसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करके पुट कर दीजिए, हो जाएगा। इस वाले को, एक्सपोनेंशियल का जो टर्म है ना, x1 माइनस म्यू वन बाय सिग्मा वन का होल स्क्वायर -2 रो x1 माइनस म्यू वन बाय सिग्मा वन, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जो टर्म बचता है उसको अलग कर दो। हाँ मतलब वो टर्म बचे, क्योंकि यहाँ रो है तो इसको तुम्हें उसके हिसाब से वो करना पड़ेगा। स्क्वायर कैसे होगा सर, रो है ना। हाँ मतलब वो ऐड सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं कर पाएंगे रो की वजह से ना, 2a भी एग्जैक्टली नहीं है, तो a स्क्वायर भी इसका -2a भी नहीं है, रो टाइम है, तो अब वो मुश्किल होगा। मतलब अब इसको थोड़ा ऊपर ले आके फिर तुम्हें वही 1/रो स्क्वायर को डिनोटर मल्टीप्लाई करो, सो ये कुछ ऐसा आएगा, मैं लिखता हूँ, आफ्टर कैलकुलेशंस तुम्हारे पास कुछ ऐसा बचेगा। तो बुक में जो किया है तुम अगर देखो उसमें वो ऐसे इसने y गिवन x गिवन y गिवन एक दोनों लिखा हुआ है, सो यू कैन सी दैट, बट प्रूफ करना हो तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सो इट विल टेक सम टाइम, बट होगा सिंप्लीफाई करोगे तो, या फिर जो है उसको ओपन कर लो, जैसे बुक में जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया है उसको ओपन करोगे तो ये देखो ये आएगा इस तरीके से। तो उसने कुछ ऐसा लिखा है, e⁻⁻½ x माइनस से कोई क्वांटिटी लिख दिया, मान लो c है, अपॉन सिग्मा वन रूट अंडर 1 माइनस रो स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इससे बेटर इसको हम जैसे बाहर रखते हैं तो इसको हम बाहर रख सकते हैं, सो आई कैन टेक दिस आउटसाइड, सो -1/2 टाइम 1 माइनस रो स्क्वायर, ठीक है, और ये होगा इनटू में x माइनस सम c अपॉन सिग्मा वन। यस सर। और व्हाट इज दिस c, सो वेयर इन प्लेस ऑफ c, क्योंकि ये जो मीन होगा कंडीशनल का होगा, ठीक है, μ1 प्लस वेयर दिस c इज μ2 प्लस रो, और ये देख के कुछ तुम्हें याद आएगा, हमने ये टर्म पहले भी डिस्कस किया है, हमने एक बार लिखा था व्हेन यू हैव गिवन दैट है ना y गिवन x इज लीनियर इन x, देन यू कैन राइट दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ μ1 होगा ना।
हाँ एक मिनट, म्यू टू प्लस रो सिग्मा टू बाई सिग्मा वन, एक मिनट, अच्छा अच्छा वो मैंने उसके लिए लिख दिया क्या, इसमें क्या होगा, हम किसके लिए लिख रहे हैं, हमारे पास जो है x1 गिवन x2 है, सो x1 गिवन x2 के लिए x1 गिवन रहता है, x1 तो x की जगह यहाँ मुझे x1 लिखना पड़ेगा, और तो थोड़ा लिख लिख के देखो, बुक से प्रैक्टिस करना, क्योंकि बुक इसलिए पढ़ना जरूरी है, बुक से थोड़ा ना, क्योंकि वैसे याद नहीं रहेगा, जब तक लिखोगे नहीं तो याद नहीं रहेगा। सो यू विल गेट म्यू, क्योंकि हम ई ऑफ x1 गिवन x2 फाइंड कर रहे हैं, तो म्यू1 प्लस रो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 x2 माइनस म्यू2, इस तरीके से। और if you remember, so this was nothing but e of x1 given x2 is equal to x2, ये हमने पहले स्टार्टिंग में एक बार डिस्कस किया था। यस सर, कि कंडीशनल मीन जो आता है म्यू1 प्लस रो है ना सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 x2 माइनस म्यू2। सर ऊपर वाले जो रिजल्ट आया सर, हाँ सर उसमें जब 1 माइनस रो को ऊपर ले जाएंगे तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब किसमें कह रहे हो, ये इस वाले में? यस नो सर, इसके ऊपर वाले में। अच्छा इसके ऊपर वाले में, ओके ओके। सो अच्छा ये इसमें कह रहे हो कि अगर 1 माइनस रो स्क्वायर जो बाहर है ये वाला, नीचे वाले में अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सर, ओके ओके तो ऊपर लेके जाएंगे जब इसको सर, हाँ फिर ये मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा सर। ओके, यहाँ 1 माइनस रो स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो फिर यहाँ इसके साथ है ना, ओके सर हाँ वही करना पड़ेगा तुम्हें, तो कैलकुलेशन करोगे देन ऊपर ले जाओगे उससे पता चलेगा, देन यू कैन, अगर इसको बाहर ही कॉमन रखना है तो हमें फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। सो कैलकुलेशन मैंने छोड़ा है क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, तो इस तरीके से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। मेनली हमने जो फाइंड किया है, तो ये जो C एक्चुअली है ये मीन है, ठीक है ना, इस तरीके से उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये हम जो फाइंड कर रहे थे f ऑफ x1 गिवन x2, इस तरीके से x2 गिवन x1 भी आ जाएगा, तो बुक में है, इसको देखना है, f ऑफ x2 गिवन x1 फाइंड करोगे तो ये x2 गिवन x1 इज इक्वल टू x1, तो ये कुछ ऐसा आएगा। तो बुक में xy के टर्म में लिखा है, मैं x1 x2 में लिख रहा हूँ, तो y इज x2 एक्चुअली। सो 1 बाई रूट 2 पाई सिग्मा 2 है ना, x2 का फाइंड कर रहे हैं, एंड रूट अंडर 1 माइनस रो स्क्वायर e रेज़ टू पावर माइनस हाफ y माइनस a। सो फिर से मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ 1 माइनस रो स्क्वायर को, ठीक है। सो माइनस 1 अपॉन दिस एंड x माइनस मान लो कोई नंबर a है, a कहीं यूज नहीं हुआ ना तो a मान लिया, एंड सिग्मा 2 का होल स्क्वायर। सो x मीन्स, एक मिनट हम x लिख रहे हैं, हमें x2 का लिखना है ना, x2 गिवन x1 है ना, सो x2 गिवन x1, सो यू विल गेट this is x2 because we are writing है ना pdf of x2 given x1, तो x2 यहाँ पे क्या था, x1 था ना, so you have x1 here क्योंकि x1 given x2 था, and you have x2, so it is x2 given x1 where this a is nothing but mu2 plus rho sigma 2 by sigma 1 x1 minus mu1। सो ये तो हमारे पास आया, मतलब कंडीशनल पीडीएफ आ गया x1 गिवन x2 x1। अब मीन होना चाहिए जैसे कंडीशनल में, तो मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूँ, वी कैन प्रूव दैट आल्सो, पर प्रूफ की रिक्वायरमेंट ये फॉर्मूला याद रखना है, ऐसे बुक में भी नहीं किया है। सो इसमें क्या बता रहा है कि यू हैव xy एज नॉर्मल mu1 mu2 रो
rho sigma 1 sigma 2, these are the parameters. The sigma square you can write, or you can write only sigma 1 sigma 2. सो हमने ऊपर मार्जिनल तो लिखा है, मार्जिनल तो पता ही है पहले से कि इंडिविजुअली नॉर्मल होगा। कंडीशनल जो लिखा है उन्होंने ऊपर पीडीएफ लिखा है, डायरेक्टली मैं मीन लिख देता हूँ। सो व्हाट इज द कंडीशनल मीन ऑफ x2 गिवन x1 या y गिवन x, तुम्हें जैसे याद रहता हो। अगर y गिवन x लिखना है तो यू कैन राइट इन दैट वे, है ना। xy में अगर याद रहे तो xy में लिखो, जैसे यहाँ बुक में xy है, सो इफ यू रिमेंबर दैट वे तो मैं xy में लिख देता हूँ, अगर ऐसे याद रहेगा तो। और x1 x2 में याद रहता है तो उसके हिसाब से तुम अपने नोटबुक में वैसे लिख लो। सो y का हम यहाँ पे मीन लिखना है, ठीक है, y का मीन x के टर्म में। सो ये फॉर्मूला हमने पहले भी प्रूफ किया है, तुम पिछले चैप्टर में जाकर देखना जब हम कंडीशनल एक्सपेक्टेशन कर रहे थे मीन वाले चैप्टर में। सो μ2 प्लस रो सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1, क्योंकि y का फाइंड कर रहे हैं, एंड x के टर्म में आएगा x माइनस मीन ऑफ x, e ऑफ x गिवन y। तो वहाँ x का मीन लिखना है, तो μ1 प्लस रो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 y माइनस μ2, इस तरीके से होगा। वेरिएंस क्या आएगा? सो वेरिएंस ऑफ y given x, if you find this you will get sigma square। ऐसे तो इंडिविजुअली सिर्फ y का होता तो क्या होता, सिग्मा 2 स्क्वायर, बट यू डोंट नो है ना, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो इसीलिए इट विल कंटेन दिस टर्म 1 माइनस रो स्क्वायर। तो इसको तुम बाद में लिख सकते हो 1 माइनस रो स्क्वायर टाइम सिग्मा 2 स्क्वायर, एंड वेरिएंस ऑफ x गिवन y, तो ऐसे होगा 1 माइनस रो स्क्वायर टाइम सिग्मा 1 स्क्वायर। सो मेनली यहाँ पे एक तो मेन तुम्हें याद रखना होगा, ज्वाइंट जो पीडीएफ है x1 x2 मतलब मल्टीवेरिएट बाईवेरिएट नॉर्मल का, वो याद रखना है। फिर ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, यू हैव टू रिमेंबर दिस x1 x2 ज्वाइंट क्या है, इंडिविजुअल तुम्हें पता ही है x1 x2 का। देन तुम्हें याद रखना पड़ेगा व्हाट इज x1 गिवन x2, जो उसका पीडीएफ क्या है x2 का, है ना, f ऑफ x2 गिवन x1, तो बस इंटरचेंज कर लोगे। अगर वो याद है x गिवन y, y गिवन x, अगर उसके टर्म में याद रखता है तो उसके टर्म में रखो। मतलब xy में अगर याद रहता है तो उसके लिए तुम देख लेना तुम्हें क्या कंफर्टेबल है, उसके अकॉर्डिंग। x2 गिवन x1 यू फाइंड, देन मीन ऑफ, है ना, x2 गिवन x1 हो गया, मीन ऑफ x1 गिवन x2 हो गया, एंड देन वेरिएंस ऑफ x1 गिवन x2 या वेरिएंस ऑफ x2 गिवन x1, ये सब याद रखना है। और ज्वाइंट एमजीएफ था ही हमारे पास, तो मेन है प्रॉब्लम्स, है ना। अभी मैं थ्योरी को डिस्कस किया है, सो मेन है हाउ टू डिस्कस प्रॉब्लम्स। सो आई थिंक द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस प्रॉब्लम एंड दैट। तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ प्रॉब्लम इकट्ठा करने का, क्योंकि जैम में इसका क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले ये था नहीं, ये इस बार ऐड हुआ है इस सिलेबस में, तो पहले तुम्हें इस पर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा इस वाले टॉपिक का, है ना, ये इसी बार ऐड हुआ है, तो इसीलिए क्वेश्चन बाहर किसी बुक से प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका। ओके, तो देखता हूँ तुम लोग भी प्रैक्टिस करो, जो भी बुक फॉलो करते हो देखो क्वेश्चंस कलेक्ट करके इस पे टॉपिक पे ना, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे और बाईवेरिएट नॉर्मल पे कोई क्वेश्चंस हैं तो ट्राई करो, और डाउट है तो पूछो, ठीक है थोड़ा बहुत दिया हुआ है जी। गुप्ता कपूर में भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है। हाँ तो ठीक है, प्रैक्टिस करो और डाउट हो तो पूछना, बताना, ठीक है, एक बार या फिर असाइनमेंट बना के से भेज सकते हो, अगर उसमें है तो पीडीएफ बना के यू कैन शेयर, क्योंकि सबके पास बुक नहीं होगा, तो मे बी अगर है तो उसको प्रैक्टिस करो एंड देन विल सी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये नहीं मिलेगा, तो नेक्स्ट एग्जाम में भी तुम्हारे पास हो सकता है वो नया नया क्वेश्चन दिखेगा, तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। और ये था पहले भी, ये तो पहले भी है, इस बार भी है, तो ये अभी करेंगे आगे नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में। और एक क्लास का टॉपिक है, ये भी एक क्लास में हो जाएगा ठीक से, लिमिट्स थ्योरम जो है। ओके, तो सर मेनली डेफिनेशन तो पूछता नहीं है, वो मेनली क्वेश्चन जो आते हैं वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से, सेंटर लिमिट थ्योरम से।
तो बस उसको समझने के लिए, थ्योरम समझने के लिए तुम्हें ये दो चीज समझना जरूरी है, इसका मतलब, क्योंकि उस थ्योरम में ये वर्ड यूज होता है। ओके, तो आई थिंक आज मैं स्टॉप करेंगे, है ना। तो तुम लोग प्रॉब्लम थोड़ा प्रैक्टिस करना अपने से, इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, अभी देखता रहता हूँ। तो जो मैंने तुम्हें भेजा था वो मुझे इंटरनेट पे ही मिला था, मतलब वो इंट्रोडक्शन टू मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था का। चलो भेज देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, तुम प्रैक्टिस करना प्रॉब्लम्स मल्टीनोमियल और बाइवेरिएट नॉर्मल। ठीक है जी, ओके चलो ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। Good night. गुड नाइट।